अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। यकीनन आप सबको भी पसंद आएगी। अगर हम नॉवल के बारे में बात करें तो नॉवल है कज़न मैरिज बेस्ड नॉवल है, एज डिफरेंस बेस्ड नॉवल है, रूड हीरो बेस्ड नॉवल है, इनोसेंट हीरोइन बेस्ड नॉवल है और बहुत ही मज़े का नॉवल है। बहुत कमाल की स्टोरी आफ्टर मैरिज बेस्ड नॉवल है। यकीनन आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपना आज का नॉवल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। इत्ज़ल इस घर की पहली औलाद था। वो 16 साल का था जब सबसे छोटे चचा के घर 12 तवील सालों के बाद पहली और आखिरी औलाद ने जन्म लिया। मुबश्शिर और तैयबा की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। बड़े भाई यानी इत्ज़ल के वालिद ने बच्चे के कान में अजान दी। दादी, दादा, ताया, चचा, फुफ्फो सब बेपनाह खुश थे। लुकमान शाह को छोटे बेटे से अजहद मोहब्बत थी। मुबश्शिर कई साल से औलाद के लिए तरस रहा था। अब सूखे दानों पर पानी पड़ा था। इत्ज़ल कॉलेज से लौटा तो माहौल बड़ा गैर मामूली सा लग रहा था। देगों के पकवान की मखसूस खुशबू उसकी नाक से टकराई। लॉन में फटे पुराने कपड़ों और मफलूल हाल चेहरों वाले लोग जमा थे। साइड पर 6-7 बकरे ज़िबा हुए पड़े थे। छोटे चचा इन लोगों में पैसे बांट रहे थे। दादी चांद बार बार सरमस्ती के आलम में अंदर बाहर आ जा रही थी। उसका हैरान होना फितरी अमर था। फाइल फेंक कर वो चचा और दादी के पास चलाया और इस रौनक का सबब पूछा। जानने पर उससे भी बेहद खुशी हुई। वो फ़ौरन चच्ची के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर सब औरतें जमा थी। वो दरवाजे पर रुक सा गया था। माँ की नज़र पड़ी तो उन्होंने उसे बुला लिया। नपे तले कदम रखता वो अंदर आ गया था। चची लेटी हुई थी। उनके जर्जर चेहरे पर अलूही सी चमक थी। साथ बेबी कॉट में वो नन्ही मुन्नी सी गुड़िया आंखें बंद किए सोई हुई थी। इत्ज़ल ने बेबी कॉट के ऊपर से झुक कर उसके गुलाबी गुलाबी रुखसार छुए तो उसने झट से आंखें खोल दी थी। पतले पतले गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट की मध्यम सी लकीर उभरी। मम्मा देखें, ये हंस रही है। इत्ज़ल ने बच्चों की सी खुशी से उस्मा को बताया तो कमरे में मौजूद सब औरतें हंस पड़ी थीं। मुबश्शिर आज गरीबों के लिए घर में खाना पकवा रहे थे। कल रात सब खानदान वालों की दावत थी। 7वें दिन बड़े धूमधाम से बच्ची का कीका किया गया और नाम रखने का मरहला आया। इत्ज़ल ने कहा कि उसका नाम उम्मीद रखेंगे। सभी को ये नाम पसंद आया था क्योंकि बच्ची वाकई माँ बाप के लिए उम्मीद ही तो थी। कॉलेज से आकर इत्ज़ल का ज़्यादातर वक्त उम्मीद की नज़र होता था। जब उसकी बाहों के सहारे उम्मीद ने पहला कदम उठाया तो उसने अपने महीने भर की पॉकेट मनी चुपके से खैरात कर दी। तो उतली जुबान में उम्मीद ने सबसे पहले इत्ज़ल ही को पुकारा था। उम्मीद की किस्मत में माँ बाप की मोहब्बत नहीं थी। 2.5 साल बाद तैयबा और मुबश्शिर शॉपिंग पर जाते हुए रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर मारे गए। ये बहुत बड़ा सदमा था। मासूम बच्ची को कुछ होश नहीं था। उसने कुछ रोज़ तो माँ बाप को ढूंढा, फिर नाकाम होकर ताई के दामन में दबक गई। उस्मा बेगम ने खुद उसे अपनी जिम्मेदारी बना लिया। इत्ज़ल अकेडमी से आते उसे घुमाने ले जाता। वो बहुत ज़हीन बच्ची थी। 3.5 साल का होते ही फवाद यानी ताया ने उसे कॉलेज दाखिल करवा दिया। जो जो वो बड़ी होती जा रही थी इत्ज़ल के साथ उसकी मोहब्बत में शिद्दत आती जा रही थी। वो उसे एक मिनट के लिए भी निगाहों से ओझल न होने देती। उसे स्कूल से पढ़ाई भी नहीं उसे सुकून से पढ़ाई भी नहीं करने देती थी। ऐसे में इत्ज़ल उसे बड़ी मुश्किल से बहलाता। घर में शाम को हाफिज़ साहिब उम्मीद को दीनी तालीम देने आते थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा था। बड़ी फुप्पो की बेटी नीरा की शादी थी। सजी संवरी स्टेज पर ज़िया के पहलू में बैठी वो बहुत हसीन लग रही थी। उम्मीद बड़े इश्तियाक से चू चू कर नीरा आपी को देख रही थी। किसी ने कहा कि दुल्हन के साथ उम्मीद की भी एक तस्वीर बनवाओ। बस फिर क्या था, उम्मीद मचल गई कि मुझे भी दुल्हन बनना है। सब उसकी मासूम सी फरमाइश पर हंसी। शादी से वापस आकर उसने यही रट लगाए रखी कि मुझे दुल्हन बनना है। 1 हफ्ते बाद उसकी रस्म बिस्मिल्लाह थी। उसने तकरीबन 7 बरस की उम्र में कुरान शरीफ पढ़ लिया था। बड़े पैमाने पर इस तकरीब की तैयारियां हो रही थीं। बड़ी चच्ची ने उसे रेड कलर की पिशवास शलवार चूड़ीदार पजामा पहनाया। हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ पहनाई। छन छन पा जेब छिनकाते उम्मीद ने खुद को आईने में देखा तो जट दुल्हन बनी नीरा आपी उसके तसव्वुर में आ गई। उसने वहीं ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मुझे दुल्हन बनना है नीरा आपी की तरह। सब उसे बड़ी मुश्किल से चमकार कर लाए। वो किसी तरह चुप होने में ही नहीं आ रही थी। इकरा ने मजाक किया, किसकी दुल्हन बनोगे? वो सोच में पड़ गई, फिर झट बोली थी, इत्ज़ल भाई की। वो हंस हंस कर दोहरी हो गई, पर भाई तो दुल्हा नहीं बनते ना, इकरा ने दलील दी। अच्छा, मैं सिर्फ इत्ज़ल की दुल्हन बनूंगी। उसने फ़ौरन भाई का लफ्ज़ हज़फ कर दिया। सारी महफिल ज़ाफ़राने ज़ार बन गई थी। फिर उसकी ज़िद पूरी करने के लिए इत्ज़ल को दुल्हा बनना पड़ा और 80 गुलाबों का हार पहनकर स्टेज पर उम्मीद के साथ बैठकर तस्वीरें भी बनाना पड़ी। सारे कज़न्स इत्ज़ल को छेड़ रहे थे।
क्या बराबर की दुल्हन ढूंढी है? हकीकतन वो सब उम्मीद की मासूम शरारतों और हरकतों को बड़ा एंजॉय करते थे। तस्वीरें धुल कर आई तो उम्मीद बड़े फख्र से अपने टीचर्स को दिखाने ले गई कि ये मेरा दुल्हा है। यंग से लड़के को उसके दूल्हे के रूप में देखकर वो हैरान थी। प्यारी सी उम्मीद सब टीचर्स की मंजूर नज़र थी। उन्हें अफसोस सा हुआ कि इतनी छोटी बच्ची का इतनी बड़ी उम्र के लड़के से नाता जुड़ा है। यूं ही उसके एक टीचर पूछने के लिए घर चली आई तो हकीकत जानकर उसे बेहद शर्मिंदगी हुई। इत्जल पूरी तरह हंस तो रहा था, बल्कि वो सब भी हंस रहे थे। हाँ, उम्मीद सबको देखे जा रही थी। उस रात वो अपना भालू उठाए उसके कमरे में चली आई थी। अब मैं आपके पास होंगी क्योंकि नीरा आप भी अपने दूल्हे के पास रहती है। वो दाद तलब नज़रों से उसे देख रही थी। इत्जल ने मुस्कुराहट होंठों में दबा ली। जब कहानी सुनते सुनते वो उसके सीने पर सर रख के सो गई तो वो उसे उसके बेडरूम में छोड़ आया था। पहले वो परियों और शहजादियों वाली कहानियाँ सुनती थी, अब वो मार धाड़ वाली कहानियों की फरमाइश करती। 8वीं सालगिरह पर इत्जल ने उसे बारबी डॉल ला कर दी तो वो मुँह फुलाकर बैठ गई थी। मुझे घन चाहिए, डिशों डिशों वाली। उससे मुंह से आवाज़ निकाली तो वो इन्हीं कदमों लौट गया और उसका कहा पूरा कर दिया। इत्जल अपने दोस्त इखलाक के साथ मोटर बाइक पर फरहाद के घर गया हुआ था। वापसी पर तेज़ बारिश शुरू हो गई। सर्दियों का मौसम था। घर पहुंचने तक वो खांसी और छींकों की जद में था। उस्मान ने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन कर दिया और उम्मीद तो उसके सरहाने ही बैठ गई थी। कभी नन्हे मुन्ने हाथों से उसका सर दबाती, कभी माथे पर हाथ रखती और बड़ी मासूमियत तो आज से पूछती, इत्जल आप कब ठीक होंगे? जब से इकरा ने उसे कहा था कि दुल्हा को भाई नहीं कहते, तब से उसकी ज़ुबान पर इत्जल चढ़ा हुआ था। रात उसने ताई के हाथ से सूप लेकर जिद की कि मैं पिलाऊंगी। अनाड़ीपन की वजह से प्याला उसके हाथों से छलक गया था और इत्जल का सीना और गर्दन झुलस गया। वो अब भी उससे रात को कहानी सुने बगैर नहीं सोती थी। उसे सुनाने के लिए इत्जल को बच्चों का अदब भी पढ़ना पड़ता। उसे बच्चों के जासूसी नावल बहुत पसंद थे। इत्जल रात को पढ़ पढ़ कर सुनाता और वो उसके सीने में सरगुस्साए हमातन गोश होती। अब वो अक्सर उसका काम भी करने की कोशिश करती। वार्डरोब से उसके कपड़े स्टूल रख कर उतार लाती, उसके चप्पल पाँव के पास रखती, पानी ला देती, सर दबाती और तो और उसके बालों में ड्रेसिंग टेबल के ऊपर चढ़कर कंघी भी करने की कोशिश करती। उसके 10वें सालगिरह से पहले ही इत्जल CS का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर चला गया तो पहले दिन ही वो घबरा गई। रात को उसे खौफ के मारे नींद ही नहीं आई। ताई ने हताउल मकान कोशिशें की कि वो बहल जाए। इत्जल से छोटे तैमूर ने कई लालच दिए पर वो किसी के काबू में ही नहीं आई। हाँ, इत्जल हर दूसरे रोज़ वक्त निकाल कर फ़ोन ज़रूर करता और उसे कहता कि किसी को तंग ना करना, रोना नहीं, खूब दिल लगाकर पढ़ना वरना मैं वापस नहीं आऊँगा। उसकी ना आने वाली बात सुनकर वो उसकी सारी बातों पर अमल करती। फिर ट्रेनिंग के बाद वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आया था। उसकी पोस्टिंग बहैसियत असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा हो गई थी। सब भी उदास थे। ताई और ताया भी उदासी छुपा कर मुस्कुरा रहे थे। उम्मीद को पता ही नहीं था कि वो जा रहा है। हाँ, उसकी वजह से इत्जल उदास था। उम्मीद के मोहब्बत भरे मासूम वजूद का वो इतना आदी हो चुका था कि दूरी का तस्वुर ही सुहाने रू था। वो उसकी वापसी से हवाओं में उड़ी फिर रही थी। रात गए तक कहानी सुनने के बाद भी उसकी जान न छोड़ती। इत्जल की रवानगी में 1 रोज़ बाकी था तो उसे बाजार ले गया। दिल भर कर शॉपिंग करवाई, उसकी पसंदीदा स्टोरी बुक्स लेकर दी, नित नए डिज़ाइन के फ्रॉक्स और शूज़ खरीदे, ढेरों चॉकलेट्स लीं। रात हमेशा की तरह कहानी सुनाने के बाद इत्जल ने मुनासिब अल्फाज में उसे अपनी रवानगी का बताया। वो हत्थे से ही उखड़ गई। मुझे कहानियाँ कौन सुनाएगा? पार्क कौन लेकर जाएगा? पढ़ाएगा कौन? खेलेगा कौन मेरे साथ? उसके ढेरों सवाल उसकी ज़ुबान पर थे। तैमूर है, इकरा, राहत, अदी और अमून है, अमरीन, तैयब है, सब तुम्हारे साथ खेलेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, पार्क भी लेकर जाएंगे। और तुम्हें पता है सब जलते हैं मुझसे कि मैंने तुम्हें हथियार लिया है। ग्रैंडपा को भी यही शिकवा है। इत्जल ने उसकी छोटी सी पोनी को छेड़ा था। मुलाजिम ने उसका तमाम सामान गाड़ी में रख दिया था। उम्मीद को पता चल गया कि वो जाने वाला है। हालांकि तैमूर ने कहा था वो तुम्हें घुमा लाऊं, पर वो नहीं गई। अब जब वो सबसे मिलकर उसके पास आया और हमेशा की तरह घुटनों के बल बैठकर उसकी पेशानी चूमी तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मैं भी साथ जाऊंगी, मैं भी साथ जाऊंगी। वो उसके कोट को मजबूती से थामे पाँव ज़मीन पर मार रही थी। देखो जानू, तुम जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। यूँ इत्जल ने चुटकी बजाई थी। जादूगर शहजादे की तरह। उम्मीद की आंखें चमक उठी थी। हाँ, फिर मुझे अपने बालों की एक लट काट देना। मैं जब उदास हो जाऊंगी तो आपको बुलाया करूंगी। उसकी कदरें तसल्ली हो गई। इत्जल ने जाते जाते अपने बालों की एक लट काट कर उसे थमा दी। जब तक उसकी गाड़ी नज़र आती रही वो हाथ हिलाती रही। बड़ों ने फैसला किया कि उम्मीद की शिद्दत पसंदी ख़त्म करने के लिए उसे बोर्डिंग में दाखिल करवा देते हैं। इत्जल को भी रोज़ रोज़ फ़ोन करने से मना कर दिया। उसे दिल पर पत्थर रखना पड़ा। यूँ भी नई नई नौकरी के बखेड़े थे, वो असहद मसरूफ़ होता था। उम्मीद बोर्डिंग से दार गई। बहुत से झूठ और लालच के बाद वो बोर्डिंग जाने पर राज़ी हुई जिसमें इत्जल से मिलने का लालच सरे फहरिस्त था। 1, 2, 3 पूरे 4 साल गुजर गए। उम्मीद अब सीनियर कैम्ब्रिज में आ गई थी।
गुज़रते 4 सालों के दौरान उसने जादूगर शहज़ादे का अमल करके कितनी बार इत्ज़ल को बुलाना चाहा था, पर वो नहीं आया था। आहिस्ता-आहिस्ता उसे एहसास हो गया कि वो महज़ बहलावा था, तसल्ली थी। छुट्टियों में वो जब भी घर जाती तो इत्ज़ल से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। पूरे 4 साल गुज़र गए उस इत्ज़ल को देखे, मिले और बातें किए हुए। वो बेपनाह बाशऊर हो गई थी। बचपन की हमाकतें उसके रुखसारों को गुलाबी कर देती थीं। मासूम मोहब्बत की जड़ें खुदरू घास की तरह उसके वजूद में फैल गई थी। जब भी उसका जी घबराता वो किताब से झट उसकी और अपनी तस्वीर निकाल लेती, जो रस्म बिस्मिल्लाह के मौका पर ली गई थी। उम्मीद ने इतनी बार वो तस्वीर देखी थी कि उसे इत्ज़ल के चेहरे का एक एक नक्श अज़बर हो चुका था। उसके बालों की लड़ चूंकि तो उसके पास पड़ी हुई थी। सीनियर कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स आखिर ख़त्म हो गए तो मरी से उसका दाना पानी भी ख़त्म हो गया। अदी उसे लेने आया तो बात बात पर उसके होंठों से मुस्कुराहट छलकी पड़ रही थी। घर पहुंचकर ये राज खुल गया कि ग्रैंड पा से लेकर मून तक सब उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। वो बेताबी से ग्रैंड पा से चिपक गई। ताई को बड़े लाड से प्यार किया। ताया फुफ्फो सबसे मोहब्बत से मिली। सामान रख कर वो नहाने चली गई। इफ्सा, रुमैसा, राहत, सबाहत सब उसके कमरे में समा थी। वह नहा कर निकली तो इकरा ने एकदम उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। ज़रा ये बैक साइड देख कर बताओ कि ये कौन है, उसने हाथ हटाते ही पूछा। सामने कुर्सी पर रुख मोड़े कोई बैठा हुआ था। चौड़े कंधे, वर्जिशी कमर, बालों का मखसूस स्टाइल, वो लाखों में भी बासानी शनाख्त कर सकती थी। इत्ज़ल, उसकी खुशी से भरपूर आवाज़ निकली थी। जी, आपके बचपन के दुल्हा, राहत ने टुकड़ा लगाया। इत्ज़ल घूम गया। उम्मीद ने बेताबी से अपना बाजू इकरा की गिरफ्त से छुड़वाया, मगर फिर उसके कदम मन मन भर के हो गए। वो कोई मासूम सी बच्ची तो नहीं रही थी कि उसके गले में झूल जाती। अरे वाह, उम्मीद इतनी बड़ी हो गई है। उसके करीब आकर गोया हुआ और उसे पुरशौक निगाहों से देखा। उम्मीद ने निगाहें उठाई। वो पहले से भी बढ़कर मजबूत और सेहतमंद लग रहा था। वो उसका हाल चाल पूछ रहा था। वो बस हूँ हाँ किए जा रही थी। हमेशा की तरह पटर पटर वाली जुबान गोया आज उसके सामने थक गई थी। रात को जब सब उठ गए तो वो उसके कमरे में चला आया। पता, मैं अब इधर ही पोस्टेड हूँ। 4 रोज़ हो गए मुझे आए हुए। अदी ने कहा था कि मैं उम्मीद को सरप्राइज़ दूंगा। मैं सोच रहा था तुम बहुत नाराज़ होगी। मेरे तसव्वुर में तो बस वही 10-11 साल की उम्मीद बसी हुई थी जो पाँव पर पटक पटक कर रोती थी। इसी हिसाब से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। ये देखो। इत्ज़ल ने हाथ में थामा बैग आगे किया। 6 अदद कीमती फ्रॉक्स थीं, जदीद साख्त की नकली गन, कहानियों की किताबें, स्वीट्स, चॉकलेट्स और न जाने क्या क्या अला बला। वो दोनों ही हंस दिए थे। मैं फ़्रॉक नहीं पहनती, इस गन से भी दिलचस्पी नहीं है। और हाँ, मैं बचकाना अदब भी नहीं पढ़ती। उम्मीद ने तमाम चीज़ें वापस शॉपर में डालते हुए कहा था। सुबह मेरे साथ लिबर्टी चलना, अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीद लेना। आपकी बर्थडे पर मैं जो हर साल गिफ्ट्स बेचती रही हूँ आपको मिल जाते थे ना? हाँ, वो बच्चों की सीरीज़, इमरान सीरीज़ और चॉकलेट्स मुझे मिलती रही हैं, बल्कि कुछ तो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई हैं। वो हंसा था। रात कितनी देर तक वो उससे बातें करता रहा। 2:30 बज रहे थे। इत्ज़ल को दिखाना आया तो वो उठा था। शब खैर। वापस आते आते वो चौंक कर बाहर निकल गया। उम्मीद ने दरवाज़ा लॉक किया। आज से पहले हमेशा इत्ज़ल से उठाकर उसके रूम में छोड़ कर जाता था। उसके जूते उतारता, तकिया दुरुस्त करता और माथे पर प्यार करके लाइट ऑफ कर देता। बारिश और आंधी से वो खासी खौफज़दा रहती थी। ऐसे मौसम में उसी के साथ सोती। वो हर मुमकिन तरीके से उसका डर दूर करने की कोशिश करता। उम्मीद के सारे खौफ उसके सीने से लगते ही गायब हो जाते थे। बाशऊर होती ही उम्मीद के जज्बों ने रंग बदल लिया था। चाहत की धीमी धीमी चिंगारी उसे खाक कर रही थी। आज उसे देखते एहसासात ने और भी जोर पकड़ लिया था। उस्मा अब इत्ज़ल पर शादी के लिए जोर दे रही थी। खैर से वो लाइक होनहार सी थी। शक्ल सूरत और ख़ानदान में भी अपनी मिसाल आप था उसकी। अभी नहीं की वजह से उन्होंने तैमूर और सबाहत की भी शादी 2 साल हुए कर दी थी। इफ्सा और राहत भी शादीशुदा थे। 31 साल का होने के बावजूद वो छड़ा छान था। उनके दबाव से घबरा कर उसने इकरार कर लिया कि वो लड़की पसंद कर चुका है। रुशान उसके कोलीग की बहन थी। 2 साल पहले हॉस्पिटल में इत्ज़ल से उसकी मुलाकात हुई। मामूली सा एक्सीडेंट था। वो नई नई हाउस जॉब के लिए आई थी। इत्ज़ल के दिल को पहली निगाह में ही उसने शिकार कर लिया था। फिर उनकी ढेरों मुलाकातें हुई। बात शादी के वादे पर तमाम हुई। उसने कहा कि घर जाने के तकरीबन 1 साल बाद वो रिश्ता लेकर आई। इसमें जाने रुशान की क्या मसलहत थी। उसने उसका कहा मान लिया था। कार्ड्स खेलते हुए उम्मीद मुसलसल बेईमानी कर रही थी। इसके बावजूद भी हार रही थी। इसे तंग आकर खेल ख़त्म करने का ऐलान किया। इत्ज़ल ने उठती उम्मीद का बाजू झटके से पकड़कर खींचा। उसके ऊपर गिरते गिरते बची थी। बुरी बात है, अच्छे बच्चे बेईमानी नहीं करते। इत्ज़ल ने हनूज उसका बाजू थामा हुआ था। इत्ज़ल की मजबूत मर्दाना गिरफ्त में उसकी कलाई कमज़ोर हो गई थी। अच्छा, अब नहीं करूँगी। उसकी निगाहें झुक गई थी। उसकी गिरफ्त से उम्मीद को अपने अंदर करंट सा दौड़ता महसूस हुआ। फिर खेल में उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। एक मजबूत हाथ का लम्स तवज्जो तकसीम कर रहा था। उस रोज़ वो ऑफिस से लौटा तो मालूम हुआ कि उम्मीद को टेम्परेचर है
और वो दवा खाने से मुसलसल इनकार कर रही है। सबने उसकी मिन्नतें करके देख ली थी, उसने तमाम सिरप, कैप्सूल और गोलियां हाथ मार कर टेबल से गिरा दी थी, बस रोए जा रही थी। इज्जल को देखकर उस्मा ने सुकून का सांस लिया था। तुम उसे जाकर दवा तो खिला दो, तुम्हारी हर बात मानती है। इतना तेज़ बुखार है, तमाम जिस्म तंदूर की मानी तप रहा है, गला भी ख़राब है। कल जो ढेरों आइसक्रीम खाई है ना, उसी का नतीजा है। जल्दी से कपड़े तब्दील करो और उसे देखो, इंजेक्शन भी नहीं लगवा रही है। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। उसने फ़ौरन कपड़े तब्दील करके उसके कमरे का रुख किया। थक हार कर सब जा चुके थे। वो अकेली आंखों पर बाजू रखे सिसक रही थी। उम्मीद जानू, क्यों तंग कर रही हो? तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे जो दुख होता है उसका एहसास है कुछ? इज्जल ने बेड पर बैठते हुए ज़बरदस्ती आंखों से उसका बाजू हटाया। वाकई वो तंवर की तरह तप रही थी। उठो शाबाश, दवा पी लो। वो टेबल से दुआएं उठाकर देखने लगा। वो यूं ही पड़ी रही। उठो बाबा, इज्जल ने उसे शानों से थाम कर उठा दिया। नहीं पीऊँगी। वो ज़िद्दी हो गई। क्यों नहीं पियोगी? मैं देखता हूँ कैसे नहीं पीती हो। बचपन में भी तुम यही करती थी। मैं आज भी लिहाज नहीं करूँगा। फिर सचमुच उसने दवा प्याली में डाली। दोनों कलाइयाँ मजबूती से एक हाथ में थाम कर ज़बरदस्ती प्याली उसके मुंह से लगाई। उसके अंदर हशर बर्पा हो गया। उसने जल्दी जल्दी सारी दवा पी ली। अब आप जाएं। उसके मासूम से ज़बत के परखशे उड़ गए थे। क्यों जाऊं? मैं सारी रात इधर ही बैठा रहूँगा। अभी 2 खुराकें रहती हैं, 4-4 घंटे बाद लेनी है। देकर ही जाऊँगा, बेशक सुबह मुझे छुट्टी करनी पड़े। मुझे हंसी मुस्कुराती फ्रेश सी उम्मीद चाहिए। देखो तो कितनी गर्म हो रही हो। अभी तक वही बचपना है। खैर तुम्हारा भी कसूर नहीं है, उम्र भी क्या है तुम्हारी। फिर रही सही कसर मैंने तुम्हारे लाड उठा कर पूरी कर दी है। वो धीरे धीरे उसके हाथ से हिला रहा था। उम्मीद को सब ख्वाब लग रहा था। इज्जल और उसके इतने करीब, उसे न जाने क्या एहसास हुआ कि फिर रोना शुरू हो गई। मैं भी मम्मी पापा की तरह जल्दी मर जाऊंगी ना। डोंट बी सिली, मैं तुम्हें मरने दूंगा भला। इज्जल ने उसे खुद से करीब कर लिया था। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गई। इज्जल का एक बाजू उसकी कमर के गिर्द हमायल था और दूसरा उसका सर से हिला रहा था। वो फ़ौरन उसके हिसार से निकली। आई स्वेयर, मैं दुआ खा लूँगी, अब जाएं। वो सिरक कर किनारे पर हो गई थी। बेईमानी नहीं चलेगी, मैं रात को आकर चेक करूँगा। इज्जल ने वार्निंग दी। अगर तुम यूं ही मेरी तीमारदारी करते रहे ना, तो मुझे क़यामत तक ठीक नहीं होना, वो दिल में बोली। उसके जाने के बाद वो अजीब से एहसास में घिर गई। उसकी गुर्बत अच्छी भी लग रही थी और नागवार भी। चंद मिनट बेशतर उसका दिल चाह रहा था कि वो यूं ही सिद्धि बच्ची बनी रहे और वो ज़बरदस्ती उसे दीवार पर लाता रहे। कितनी जल्दी वो उसके आगे हार गई थी। अपने वादे के मुताबिक वो पूरे 12 बजे फिर आया था। अब की बार उम्मीद ने खुद दवा पी ली थी। डर तो नहीं लगेगा ना? अगर ऐसी बात है तो मैं इधर ही बैठ जाता हूँ, तुम आराम से सो। नहीं नहीं, मैं नहीं डरती, अब आप जाएं, मुझे नींद आ रही है। वो कंबल तान कर लेट गई थी। कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त उम्मीद ने इत्सल के मशवरे पर मज़ामीन मुंतखब किए थे। उसे कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करना आदि की जिम्मेदारी थी। सब यूनिवर्सिटी जाते हुए उसे बखुशी छोड़ जाता था। हाँ, वापसी पर गेट के आगे उसे बड़ी सब्र सुकून से उम्मीद का इंतज़ार करना पड़ता था। वो सहेलियों से अच्छी तरह मिलकर आती थी। अदी का पारा हाई होता था। 2 माह में ही वो तंग आ गया। अब वो ये करता कि सब नाश्ते के फ़ौरन बाद भाग निकलता। वो मुंह देखती रह जाती। तंग आकर इज्जल से शिकायत की। मैं तो फिर कॉलेज छोड़ दिया करूँगा और लंच ब्रेक पर ले आया करूँगा। सुबह से जल्दी उठना पड़ता था। उम्मीद 8 बजे कॉलेज आती थी, जबकि वो खुद 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता था। आज वो जानू के आधे घंटे बाद बेदार हुई, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी और गेट की तरफ आई। बाइक पर ताज़ा अखबार फेंक गया था। वो बरामदे में ही सीढ़ियों पर बैठकर सुर्खियाँ देखने लगी। सामने लॉन में इज्जल एक्सरसाइज कर रहा था। हल्की फुल्की वर्जिश के बाद वो जिम चला जाता था, जहाँ से उसकी वापसी पौन घंटे बाद होती थी। घर में जिम्नासियम तक वो जॉगिंग करता हुआ जाता था। उसने खुद को इतना फ्रेश और फिट रखा हुआ था कि उसके जिस्म पर गोश्त की फालतू तय ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। लड़के उसकी फिटनेस पर रश करते और लड़कियां आहें बढ़ती थीं। एक्सरसाइज का सिलसिला मौकूफ़ करके इज्जल ने बरामदे में बैठी उम्मीद को आवाज़ दी थी। जी, वो अखबार तय करती चली आई थी। मैं 8 बजने से 5 मिनट पहले आऊँगा, तैयार रहना। उसे याद दहानी करवा कर वो पंचों के बल दौड़ता खुले गेट से बाहर निकल गया था। उसकी हिदायत पर वो फ़ौरन तैयार हुई थी। वो मुकर्ररा वक्त पर वापस आ गया। असलम ने जूस का ग्लास उसे थमाया। अमीर, जाओ मेरे कमरे से भागकर गाड़ी की चाबी ले आओ, वो ग्लास उठाते हुए बोला। वो सरकारी गाड़ी में से छोड़ने जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक कांस्टेबल सलाम जा रहे थे। जैसे ही उसकी गाड़ी गेट के आगे रुके, दूसरी तरफ से ईशा चौधरी की गाड़ी आती दिखाई दी। उसने बड़ी हैरत से उम्मीद को देखा और साथ बैठे इज्जल को देखा। गेट पर उसे शिमाइल मिल गई थी। उनके आगे आगे उम्मीद चल रही थी। अरे देखा, डीसी इज्जल शाह को उम्मीद मुबशर को अभी अभी ड्रॉप करके गए हैं। इज्जल के नाम पर उम्मीद के कान खड़े हो गए। ईशा चौधरी यूनियन की सदर थी। बर्गर क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। बड़ी बेबाक और आज़ाद ख्याल लड़की थी। हाँ, तुम्हें नहीं घास डालने वाला। 2 माह से क्लब जा रही हूँ, सुबह नींद की कुर्बानी देकर। जिम्नाजियम जाती हूँ, एक नज़र भी नहीं देखा है उसने कभी। बड़ा प्राउड है, छोड़ो उसका ख्याल। शिमामा ने
उसे झाड़ा था। उम्मीद कॉलेज की पॉपुलर गर्ल बन गई थी। निसाबी सरगर्मियों के साथ वो गैर निसाबी सरगर्मियों में भी पेश थी। गुज़श्ता दिनों शायरी के बैनुल सूबाई मुकाबले में उसकी वजह से कॉलेज ने ट्रॉफ़ी जीती थी। पूरे 6 साल बाद दोबारा कॉलेज को ये एहसास मिला था। फ़ाइन आर्ट्स की टीचर भी उससे बहुत खुश थे। ईशा चौधरी भी फ़ाइन आर्ट्स की क्लासेस अटेंड करती थी। उम्मीद के बनाए हुए लैंडस्केप ने उसे चौंका दिया था। यूँ उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। वैसे भी वो यूनियन की सदर थी, अक्सर उसे काम पड़ जाता था। ईशा की बात ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। उसे भी इल्म था कि वो उनके आगे चल रही है। उसके यूँ घूमने पर वो दोनों मुस्कुराई थी। ये जो डैशिंग और हैंडसम सा मगरूर बंदा तुम्हें ड्रॉप करके गया, तुम्हारा क्या लगता है? ईशा ने बड़े आराम से पूछा। मेरे कज़न है। वो बैग दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए अपनी नागवारी छुपा गई थी। उम्मीद अपने कज़न से मेरी दोस्ती करवा दो ना। सच्ची इतना प्राउड आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। रोज़ क्लब में स्विमिंग करने आता है। इसकी वजह से मैंने भी वहाँ की मेंबरशिप हासिल की है। खुद ही हेलो हाई करती हूँ, मगर वो ज़्यादा बात ही नहीं करता है। ईशा ने अपना दुखड़ा सुनाया था। वो तो आपसे इतने बड़े हैं, आप किसी और लड़के से दोस्ती कर लेना। उम्मीद ने बफरे दरिया पर बंद बांधने की नाकाम कोशिशें की थी। स्वीटी, दोस्ती में उम्र क्या देखनी? मैं तो 20 की हूँ। तुम्हारे कज़न ज़्यादा से ज़्यादा 30 के लगते हैं। मुझे अच्छे लगे इसीलिए कह रही हूँ। वो जैसे उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी थी। अच्छा, मेरी क्लास होने वाली है। वो जान छुड़वाकर कॉरिडोर की तरफ भाग गई। उस रोज़ उसने जानकर फ़ाइन आर्ट्स की क्लास मिस कर दी और ईशा से छुपती फिरी। इज्जल उसे लेने आया तो उसने जल्दी गाड़ी टर्न करने का शोर मचा दिया था। अगले 2 रोज़ वो तबीयत की खराबी का बहाना करके कॉलेज ही नहीं गई। तीसरे रोज़ तो ईशा ने उसे पकड़ ही लिया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मज़े की बात बताऊँ, कल मेरे अंकल के घर डिनर था। अंकल से तार डिप्टी मेयर है। डिनर में तुम्हारे कज़न इज्जल भी आए हुए थे। मुझे देखकर हैरान हुए। खासी देर बात भी करते रहे और मुझे अपना कॉन्टेंट नंबर भी देकर गए हैं। अब शमामा शर्त हार गई है, मुझे पीसी में ट्रीट देगी। कह रही थी तुझसे तो वो बात भी नहीं करेगा। ईशा तफाखर से बोली तो उम्मीद का चेहरा धुआं धुआं हो गया। वो कितनी भरपूर और बेबाक सी लड़की थी। अंग अंग में जैसे शरारे भरे रहते थे। उसके कई लड़कों से अफेयर थे। वो हर एक से मिलती थी। उनकी क्लास में ये बातें मायूब नहीं थी। इज्जल से रस्म रवा भी शायद इसी सिलसिले की कड़ी थी। और फिर उम्मीद इज्जल की सालगिरह पर ईशा और उसके भाई को शाहवाला में देखकर हैरान रह गई। उसने बड़ा बरकीला सूट पहना हुआ था। मेकअप के तमाम हथियारों से आराज था। वो वाकई बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उम्मीद सोच में पड़ गई कि क्या पहनने ओढ़ने के मामले में उसने कभी सरगर्मी नहीं दिखाई थी। पर आज वो सोच रही थी कि उसे ये रवश तरक करनी पड़ेगी। विक्रा को बुलाकर ले आई कि वो मशवरा दे कि उसे क्या पहनना चाहिए। तुम जाकर नहाओ, मैं तुम्हारे कपड़े वार्डरोब से निकालती हूँ। वैसे ताई ने इज्जल भाई को फांसने के लिए बड़ी ज़बरदस्त लड़कियों की माँ समेत बुलाया। इकरा ने हंसते उसे इतला दी तो वो परेशान सी हो गई। वो इतनी छोटी सी है, ताई को कहाँ नजर आएगी। उन्हें अपने वजूद का एहसास दिलाना चाहिए। वो नहा कर निकले तो इकरा उसके कपड़े प्रेस करके जा चुकी थी। सफ़ेद आधे बाजुओं वाली शर्ट जिस पर बलूची कढ़ाई की गई थी, ब्लैक शलवार और हमरंग दुपट्टा था जिसके किनारों पर सफ़ेद चिकन लेस लगी हुई थी। इकरा जूते तक मैच करके रख गई थी। राहत ने हल्का हल्का मेकअप भी कर दिया। उसने उसके बालों को ऊंचा सा जूड़ा बना दिया। सीधी मांग खूब सूट कर रही थी। अपनी नाजुक गुदास कलाइयों में ढेरों कांच की चूड़ियाँ चढ़ाई वो बड़ी बड़ी लग रही थी। बाहर निकलते ही ताई और ताया से उसका सामना हुआ। उस्मा ने बेख्तियार उसका माथा चूमा और इसी वक्त उसकी नज़र उतरवाई थी। अदी ने उसे देखकर बेहोश होने की एक्टिंग की। बॉबी दरबारी मसखरे की तरह आदाब बजा लाया। वो रूहानसी हो गई थी। इज्जल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। केक कटने का वक्त हुआ तो उसकी मतलाशी निगाहें उम्मीद को तलाश करने लगी। राहत ने उसे पकड़ कर आगे किया। आज तो वो छुपती फिर रही थी। इज्जल को आज एकदम से वो बड़ी बड़ी लगी थी। ये तुम हो या कोई और है? वैसे नज़र ज़रूर उतरवा लेना, हो सकता है मेरी ही लग जाए। वो उसे चाहत से देख रहा था। पीछे खड़ी कर बेख्तियार खांसी तो उम्मीद की घनी पल के बेख्तियार लर्जी। वो दूसरी जानब मुतवज्जो हो चुका था। उसके दिल में पकड़ धकड़ शुरू हो गई। क्या इकरा उसके दिल के चोर से आगाह हो गई थी? वो चुपके से इज्जल के लिए ख़रीदा गया गिफ्ट पैक उसके कमरे में रखा। उसे रूबरू देने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। कमरे में आते ही इज्जल की नज़र बेड पर रखे फूलों के बुक्के और उस गिफ्ट पर पड़ी थी। थोड़ी देर कबल ही कोरियर उसे रुशान की तरफ से भेजा गया गिफ्ट और कार्ड देकर गया था। उसने बेताबी से गेट पर ही पैक पर फाड़ा था। उसका पसंदीदा परफ्यूम और फूल थे, लाल सुर्ख गुलाब, जो रुशान की तरफ से मोहब्बत की शिद्दत को जाहिर कर रहे थे। उसे सोचती निगाहों से वो गिफ्ट पैक उठा लिया। उम्मीद मुबशर। उसने बाहर लगे छोटे से कार्ड से उसका नाम पढ़ा और बड़ी एहतियात से खोलने लगा। मोहसिन नकवी की किताब का सेट, उसका पसंदीदा परफ्यूम और पठान खान की केस थी। बहुत खूब। उसने केस स्टूडियो पर चढ़ाकर किताबें देखनी शुरू की। हर किताब पर उसकी खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ था, सिर्फ आपके लिए। वो मुस्कुरा दिया, मबहूम सी मुस्कुराहट, और फूल देखने लगा। बेले के सफ़ेद और मुकद्दस फूल थे। उसने उठकर सुर्ख गुलाब और मोती के फूलों को क्रिस्टल के गुलदान में सजा दिया। पिठाने खान अपनी मुनफरिद आवाज़ में नगमा सरा था।
मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। रात आधी गुजर चुकी थी। उम्मीद शब्बे ख्वाबी के ढीले डाले सफ़ेद लिबास में बेचैनी से टहल रही थी। अपनी नज़र उतरवा लेना, शायद मेरी ही लग जाए। इज्जल जैसे उसके दिल में बोला, वो खुले दरीचे पर कोहनियाँ टका कर खड़ी हो गई। बेबसी, जंजलाहट, गुस्सा, शिद्दत और हसासियत उस पर हमलावर हो रही थी। दिल चाह रहा था अभी दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में पहुंच जाए और उसका गिरेबान पकड़कर चीख चीख कर पूछे, क्या तुम भी मेरी तरह अनोखी सी आग में जल रहे हो? क्या तुम्हारा दिल भी आबला बनता है और फूट फूट कर रोने को जी चाहता है? तुम भी बिखर कर सिमटने जाने की ख्वाहिश करते हो? उसे इलम ही नहीं हुआ कि उसका चेहरा आंसुओं से भीगता जा रहा था। बड़ी पप्पू के बेटे का वलीमा था। इज्जल बतौर ख़ास वक्त निकाल कर आया था। दुल्हा दुल्हन दोनों स्टेज पर बैठे हुए थे। इज्जल, उम्मीद, राहत और इकरा एक टेबल पर थे। फोकिया और आकिब को गौर से देखते पाकर इकरा उम्मीद को छेड़ बैठी। उम्मीद, दुल्हन नहीं बनना है? कहो तो काजी को बुलवा लो, इज्जल भाई भी पास है। उम्मीद शर्मिंदा होकर चली गई। इज्जल गुस्से से उसे देखने लगा था। बच्ची है या फजूल बातें उसके सामने करने की क्या ज़रूरत है? बच्चे कहाँ हैं? कॉलेज के स्टूडेंट है। आपने गौर से शायद उसे देखा नहीं है। 3-4 साल बाद शादी के काबिल हो जाएगी। आपकी बर्थडे पर अक्सर मैं उसका बायोडाटा पूछ रही थी। यहाँ भी 3-4 बेगमात उसे गौर से देख रही हैं। इकरा ने अच्छी खासी मालूमात जानी थी। किचन में कोई भी मुलाजिम नज़र नहीं आ रहा था। इज्जल को सर में दर्द सा महसूस हो रहा था। उसने उम्मीद से चाय की फरमाइश कर दी। वो चाय लेकर उसके कमरे में आई तो वो बेड से टेक लगाए आंखें बंद किए हुए था। ये ले चाय। उसने प्याली इज्जल की तरफ बढ़ाई। न जाने क्यों उसका हाथ कांपा और चाय इज्जल पर गिर गई। उसे तकलीफ तो हुई पर वो जब्त कर गया। आई स्वेयर, मैंने जानकर नहीं गिराई। वो रो देने को हो रही थी। ठीक है, जाओ और लाइट ऑफ करके जाना। ध्यान रखना कोई मेरे कमरे की तरफ ना आए। मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। कोई मुझे बुलाए नहीं। वो वार्डरूम में झाँक रहा था। अच्छा, कमीज़ मुझे उतार कर दे, जल्दी जल्दी वॉश कर देती हूँ वरना दाग पड़ जाएगा। आपका नया सूट ख़राब हो जाएगा। उसने ऑफ़र की। कुछ पसोपेश के बाद वो तैयार हो गया और कमीज़ उसे उतार कर दे दी। वो वॉशरूम से कमीज़ धोकर निकली तो ताईमा कमरे में बातें कर रही थी। चाय गिर गई थी, मैंने धो दी, कहीं दाग ना पड़ जाए। उसने वजाहत की तो उस्मा ने बेटे को गहरी निगाह से देखा। वो कमीज़ उतारे बैठा था और उम्मीद के वॉशरूम से निकलने का इंतज़ार कर रहा था कि वो निकले तो वो नहाकर कपड़े तब्दील करे। खासी देर बाद वो उसके कमरे से उठी तो उम्मीद बाहर टहल रही थी। गुलाबी कपड़ों में वो नौशगुफ्ता सी कली लग रही थी। उन्होंने न जाने कि उसे देखकर ठंडी सांस पड़ी। वो माँ थी। उम्मीद उनके हाथों में पली थी। उसका एक एक रंग पहचानती थी। उसकी पागल मोहब्बत वाला रंग उन्हें खौफजदा कर गया था। इज्जल के दिल में कोई और था वरना वो बखुशी उससे मांग लेती। पता है तुम्हारे इज्जल साहिब ने लड़की पसंद कर ली? राहत ने धमाका किया। वो पूरी जान से लरस गई थी। कोई नहीं, वो खाली खाली लहजे में बोली। जी हाँ, जब वो शेखुपुरा में थे तो तब भी ये चक्कर चला था। तायम्मा बहुत जल्द प्रपोजल लेकर जाने वाली। इंकशाफ तर इंकशाफ हो रहे थे। उसे सारी मुस्कुराहटों का खिराज आंसुओं की सूरत में अदा करना पड़ रहा था। किताब खोल कर बैठी तो जहन खाली हो जाता। कतर कतर ज़बान खामोश थी। कहा भी था मेरी अनजान आँखों, कहा भी था कि ख्वाब न देखो, इस राह पर न चलो जहाँ पाओ फिगार हो जाएं और दिल भी खार हो जाएं। इतने ख्वाब ना देखो कि इन्हें आँखों में रहने के लिए जगह ही ना मिले। मगर ख्वाब देख देख के मेरी आगाही से अनजान आँखों ने दरिया होना सीख लिया है। दिल ने दर्द बनना सीख लिया है और जज्बों ने सर्द होना सीख लिया है। पहले रोशान के माँ बाप ने इज्जल को अंगूठी पहनाई और फिर सब इधर से शेखुपुरा गए थे। सजी सबरी हसीन सी रोशान फातिहा मलका लग रही थी। एक बात सबने नोट की कि वो अपने हुस्न पे नाजा थी। उम्मीद से तारुफ होने पर वो अजीब सी लहजे में बोली थी, ओह तो आप हैं उम्मीद? मजमूई तौर पर वो किसी को पसंद नहीं आई थी। सबाहत तो बर्मला कह रही थी, मेरा भाई इतना ज़बरदस्त है, रुशान भाई के मुकाबले में कुछ ख़ास नहीं है। अब जो होना था हो चुका था। इज्जल खुश था। हाँ, उम्मीद की हस्ती ज़ेरो ज़बर हो गई थी, ये जानते हुए भी कि वो हवा है, मेरे हाथ ना आएगा। वो बादल है जिसे मैं छू ना पाऊँगी। फिर भी मैंने हवा को पकड़ना चाहा, बादल को छूना चाहा। मंगने के बाद रोशान ने कह सुनकर अपनी पोस्टिंग इधर ही करवा ली थी। अब रोज़ वो इज्जल से मिल सकती थी। जब उसके ऑफ होते वो घर पर चली आती, रात इधर ही रुकती और दूसरी रोज़ चली जाती। उसका पहला इम्प्रेशन जो मगरूर लड़की था घुल मिल जाने और उसकी शौक मिजाजी के बायस ख़त्म हो गया था। वो जब आती तो खाने पर खसूसियत तमाम होता, रज जगह मनाया जाता, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखी जाती, कार्ड्स खेले जाते, कैरम की बाजियाँ जमती, पंजा आजमाई की जाती। उम्मीद ने गैर महसूस अंदाज में उनकी महफिलों से गैर हासिल रहना शुरू कर दिया था। वो अपना भरम भी नहीं खोना चाहती थी। उस रोज़ अद्दी उसे ले ही आया। खूब हंसी मजाक हो रहा था। रोशान उनके पुराने एल्बम्स देख रही थी। वहीं उसकी और इज्जल की तस्वीर थी। रोशान ने इज्जल को तो पहचान लिया था। हाँ, उस बच्ची के बारे में लाइलम थी। इकरा और राहत ने हंस हंस कर उसके बचपन का किस्सा दोहराना शुरू कर दिया।
امید نے چھپٹ کر البم سے وہ تصویر نکالی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ وہ سب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ مت آپ ہر کسی کو میری حماقتوں کی داستان سنایا کریں، بچی نہیں ہوں، اب بڑی ہو گئی ہوں۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی۔ کمرے میں سناٹا سا چھا گیا، سب خاموش ہو گئے تھے۔ افضل کے چہرے پر پریشانی کی تحریر بآسانی پڑھی جا سکتی تھی۔ اتنی اچھی تصویر تھی، خواہ ہی پھاڑ دی۔ رشان نے پھٹے ٹکڑے اٹھا کر جوڑنا شروع کیے تھے۔ افضل اسے منانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف آیا تو دروازہ لاک تھا۔ ہاں، اندر سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ دنیا میں سب ناممکن ممکن ہوا، ایک تیرے میرے ملن کے سوا۔ چلا ہوں واپس یہ سوچ کر کہ تیرے دل میں ہے کوئی دوسرا۔ سب لوگوں نے کہا نہیں ملتے کبھی خوابوں کے لوگ، دل میرا مگر یہ کیوں نہیں مانتا کہ تیرے سوا۔ کبھی کچھ سوچا نہ تھا جو راستہ تیرے گھر کا تھا، پر فاصلہ تیری نظر کے سوا کچھ بھی نہ تھا، جو میری چاہت سے کم نہ ہوا، دنیا میں سب ناممکن ممکن ہوا۔ امید تکیہ منہ پر رکھے گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا اداس گانا آتا اور رونے کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا۔ افضل نے 3-4 بار دروازہ دھڑدھڑایا پر اس نے نہیں کھولا تھا۔ امید نے افضل کے ساتھ کالج جانے سے انکار کر دیا۔ وہ لوکل گاڑی پر آنے جانے لگی۔ 2-3 دن تو وہ دیکھتا رہا، پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ بیگ اٹھا کر نکلنے لگی تو افضل نے اسے جا لیا تھا۔ گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، اس کے باوجود تم دوسری گاڑیوں میں دھکے کھاتی پھرتی ہو۔ میں نے دیم بھائی سے کہہ کر وین لگوا لیا، کل سے وہی مجھے پک اینڈ ڈراپ کرے گی۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ میں کس لیے ہوں؟ پھر تم کیوں ایسے کر رہی ہو؟ تمہاری اس حرکت سے مجھے کتنا دکھ پہنچتا ہے، تم اس کا اندازہ تک نہیں کر سکتی۔ آپ میرے لیے دکھی نہ ہوا کریں، سرد لہجے میں بول کر وہ نکل گئی تھی۔ اس روز پھر رشان کی آف تھی، وہ چلی آئی۔ سٹنگ روم میں محفل جمی ہوئی تھی۔ ڈرائی فروٹس کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا۔ اچھی خاصی سردی تھی، دسمبر کی کڑکڑاتی ہوا لہو تک برف کر رہی تھی۔ گرم گرم کمرے کی فضا بڑی حرارت بخش تھی۔ امید غائب تھی، حالانکہ باقی سب یہیں سما تھے۔ افضل ہی کو اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے گرم گرم کمرہ چھوڑ کر نکلا تو اسے لان کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھی ملی۔ یہ اکیلی وہ ڈاڑھ سے بچھڑی کونچ لگ رہی تھی۔ کاٹن کے ہلکے سے کپڑوں میں ملبوس وہ کسی بھی سویٹر اور گرم شال سے بے نیاز تھی۔ افضل کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ اپنی لیدر جیکٹ اتار چکا تھا۔ افضل نے اس کے کندھوں پر جیکٹ پھیلائی تو وہ چونکی۔ اسے دیکھتے اس نے بجلی کسی تیزی سے جیکٹ نیچے پھینک دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ امید جانو، اتنی سخت سردی میں کیوں بیٹھی ہو؟ بیمار پڑ کر میری جان کو عذاب میں لے آؤ گی، اندر آؤ۔ افضل نے رسان سے کہتے ہوئے جیکٹ دوبارہ اس کے شانوں پر ڈال دی۔ میں کیوں آپ کی جان کو عذاب میں ڈالوں گی؟ آپ کی جان کوئی مجھ میں ہے؟ اس کی آواز بھیگی بھیگی تھی۔ ہاں، تم میری جان ہی تو ہو، کیا نہیں ہو؟ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ خالد جو بات بات پہ کہتا تھا مجھ کو جان، وہی شخص آخر میں مجھے بے جان کر گیا۔ آپ میری پرواہ مت کیا کریں، مت میرے پیچھے پیچھے گھوما کریں۔ نفرت ہے مجھے آپ کی اس بناوٹی محبت سے۔ آخر آپ کا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے، بتائیں مجھے۔ امید کا یہ لہجہ، یہ انداز اسے حیرتوں کے سمندر میں ڈبو گیا۔ افضل کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ امید نے جیکٹ اس کے سینے پر دے ماری اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سامنے روشان کھڑی تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے وہ رکی اور نکلتی چلی گئی، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کیا قیامت ڈھا گئی ہے۔ افضل ٹوٹے قدموں سے وہیں ڈہ گیا تھا۔ ادھر وہ دوپٹہ منہ میں ٹھونس کر رو رہی تھی، دل دہائیاں دے رہا تھا۔ امید تو نے کیا کر دیا ہے؟ وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ اسے تمہارے خیالات کی بھلا کیا خبر ہے؟ کیوں اپنے ساتھ اسے بھی سزا دے رہی ہو؟ اس کا دھواں دھواں چہرہ امید کا دل مسل گیا تھا جیسے۔ صبح جب وہ آفس کے لیے نکلا تو امید کے رات کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات وہ سوچ سوچ کر سو ہی نہیں سکا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کے تھکے تھکے نڈھال انداز کو سب نے محسوس کیا تھا۔ وہ ایکسرسائز کے بعد فریش ہو کے ڈائننگ ٹیبل پر یوں آتا تھا کہ دیکھنے والی آنکھ میں بھی تازگی اتر آتی تھی۔ آج اتنے سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ جمناسیم نہیں گیا۔ تائیمہ کہتی تھی کہ موت کا فرشتہ بھی اگر آ جائے تو افضل اس سے کہے گا مجھے ایکسرسائز کرنے دو، پھر میری روح نکالنا۔ ویسے بھی وہ اپنی فٹنس کے بارے میں بڑا محتاط رہتا تھا۔ ناشتے پر بھی آج اس نے صرف ایک پیالی چائے پی تھی۔ اس کا ذہن امید میں یوں بری طرح پھنسا ہوا تھا کہ اسے سر پر آتی سفید ایکس کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ گاڑی پوری قوت سے افضل کی گاڑی سے ٹکرائی۔ شیشہ ٹوٹنے کا چھناکا ہوا۔ اس کے بازو اسٹیئرنگ پر بے جان ہو گئے۔ وہ اعلیٰ آفیسر تھا، کئی گاڑیاں بھی ایک وقت اسے ہاسپٹل پہنچانے کے لیے رک گئیں۔ شاہ والا کے مکینوں کو فوراً اس سانحے کی خبر ہو گئی۔ افضل کو کافی شدید چوٹیں آئی تھیں۔ سینے میں شیشے کے ٹکڑے اتر گئے تھے، ایک بازو کی ہڈی کریک تھی۔ فی الحال اس کی حالت نازک ہی تھی۔ جس ہاسپٹل میں اسے لایا گیا تھا روشان بھی یہیں کام کرتی تھی۔ اس وقت وہ آن ڈیوٹی نہیں تھی، شام میں اسے آنا تھا۔ سب ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ عظمیٰ اپنے کڑیلو جوان بیٹے کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر حواس چھوڑ بیٹھی تھی۔ امید کالج سے گھر لوٹی تو صرف بابی تھا، اس سے ہی اسے وہ روح افزا خبر
دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ صرف اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل چلی آئی۔ تیسرے دن اسے دیکھنے کی اجازت ملی، وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ رشان کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے۔ افضل کا کمرہ گیٹ ویل سون کے کارڈز اور پھولوں سے بھر گیا تھا۔ جب تک وہ ہوش میں نہیں آیا امید اسے دیکھنے جاتی رہی۔ بعد میں وہ ایک بار بھی نہیں گئی، یہاں تک کہ وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح صحت یاب نہیں ہوا تھا، اس لیے اپنے کمرے میں ہی پڑا رہتا تھا۔ امید حتی المکان اس کے سامنے جانے سے گریز کرتی۔ کسی اور نے محسوس کیا یا نہیں، مگر اقرا اور عدی کی نگاہیں بہت تیز تھیں۔ افضل کی دیوانی ایک بار بھی گھر آنے کے بعد اس کے کمرے میں نہیں گئی، یہاں تک کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر افضل نے اس کا پوچھ ہی لیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا رویہ بدلا تھا۔ اگر اسے معمولی سا بخار بھی ہو جاتا تو امید پریشان ہو جاتی، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے دعا مانگتی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اسے دعا ہاتھوں سے پلانے کی ضد کرتی، اس کا سر دباتی، بالوں میں انگلیاں پھیرتی، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا تو کتنی خوش ہوتی۔ پھر بھی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کرتی کہ اب اس کی پیشانی گرم تو نہیں ہے۔ پورا 1 ماہ ہو گیا تھا اسے بیڈ پر پڑے ہوئے، وہ ایک بار بھی اس کا حال پوچھنے نہیں آئی۔ کیا واقعی اب وہ بڑی ہو گئی تھی، فیصلہ کرنے والی؟ امید، تم افضل بھائی کو دیکھنے کیوں نہیں جا رہی ہو؟ اقرا نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی تھی۔ جاتی تو ہوں، اس نے جھوٹ گڑا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، تم اب جھوٹ بھی بولنے لگی ہو۔ کتنی بار وہ تمہارا پوچھ چکے ہیں، کیا آپس میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ اسے امید کا چہرہ جانچا تھا۔ نہیں، پکڑے جانے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ تو اٹھو، جاؤ ان کا حال احوال پوچھ لو، یوں خود کو عرصہ مت کرو، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اقرا نے اس سے نظر نہیں ملائی تو وہ چونک گئی تھی۔ اس کا آخر کیا مطلب ہے؟ یہی نہ کہ وہ سب جانتی ہے، جو جذبے اس نے دل کی گہرائیوں میں سین سین کر رکھے تھے وہ سرے عام عیاں ہو رہے تھے۔ تبھی تو اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھا گئی تھی۔ افضل کے کمرے تک کا سفر اس نے بہادری سے طے کیا۔ وہ لیٹا ہوا تھا، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ نہ جانے یہ امید کی نگاہوں کا دھوکہ تھا کہ کچھ اور۔ اسے دیکھتے ہی افضل کی آنکھیں چمک اٹھی۔ امید نے کرسی اٹھا کر اس کے بیڈ سے قدرے فاصلے پر رکھی، وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ بڑے عام سے الفاظ میں اس کا حال پوچھا۔ 10-15 منٹ بعد رسمی سا اظہار افسوس کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ افضل کو بھولنے کی کوششیں کر رہی تھی، اس لیے خود کو مکمل طور پر کالج اور کتابوں میں غرق کر لیا تھا۔ جب بھی دیکھو وہ کتابوں میں سردیے ملتی۔ افضل سے اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اسے مخاطب کرنا بھی چاہتا تو اس کے سرد سے رویے دے کر ارادہ ملتوی کر دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے کی طرح اسے ہنسے، بولے، ضد کرے، فرمائشیں کرے۔ اس کا یہ رویہ وہ جس دکھ سے برداشت کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ وہ 2-2.5 سال کی تھی جب افضل نے اس کے معاملے میں خود کو بااختیار سمجھنا شروع کیا تھا، اور امید کی صبح اس کے نام کی مالا جپنے سے ہوتی تھی۔ وہ جیسے اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ جو بات افضل کہتا وہ اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی۔ پھر اب وہ کیوں ایسی ہو گئی تھی؟ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں چیخنے لگتی تھیں۔ عثمہ جلد از جلد افضل کی شادی کے معاملے میں نپٹنا چاہتی تھی۔ زیادہ دیر وہ امید کے اس صاحب کو جنگ کرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ افضل کے ساتھ اس کی بے رخی کا سبب انہیں معلوم ہو گیا تھا۔ ادھر عدی کے ہونے والے سسر بھی اپنی بیٹی کی فوراً شادی کرنا چاہتے تھے۔ چچی نے تو تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ عثمہ نے بھی رشان کے گھر والوں سے بات کی تھی، انہوں نے 3 ماہ کا ٹائم مانگا تھا۔ یوں عدی کی باری پہلے آ گئی تھی۔ عثمہ نے زیورات اور کپڑے پسند کرنے کے لیے رشان کو بلایا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ اس کے گھر بات کر چکی ہیں۔ ایک براڈ مائنڈڈ ساس کی طرح وہ ہر چیز اس کی پسند سے خریدنا چاہتی تھی۔ وہ آ گئی تھی اور افضل کے کمرے میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے کمرے سے تیز تیز باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ رشان تو بہت دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی، اب اس کی چیختی آواز سے سب کو کمرے کے دروازے پر لا کھڑا کیا تھا۔ امید بھی دہل کر چلی آئی تھی۔ میں پہلے بھی کہتی تھی کہ تمہاری آنکھوں میں کسی اور کا عکس ڈولتا ہے، پر تم نہیں مانی۔ تم نے شیخو پورہ میں بھی اس کا ذکر کر کر کے میرے کان کھا لیے تھے۔ اسے یہ پسند ہے، اسے یوں وہ پسند ہے، وہ یوں ہنستی ہے، یوں بولتی ہے، یوں چلتی ہے۔ میں جان گئی تھی تم کسی اور کے قبضے میں ہو۔ رشان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتاری۔ کمرے کے باہر کھڑے افراد کا اسے ذرا بر بھی خیال نہیں تھا۔ یہ لو، یہ اسے پہنانا، اگر کوئی غلط فہمی ہے تو یہ ڈائریاں پر کر دور کر لو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی 4-5 ڈائریاں زبردستی افضل کے ہاتھ میں تھمائی اور باہر لپکی۔ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ سب نے اسے روکنا چاہا۔ میں قاسم نہیں ہوں۔ رشان نے امید کے پاس رک کر فقط ایک جملہ بولا اور پورش میں کھڑی گاڑی سٹارٹ کر کے یہ جا وہ جا۔ ستون کے ساتھ کھڑی امید کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے لکھی ان ڈائریوں کو وہ بآسانی پہچان سکتی تھی۔ جانے یہ رشان کے ہاتھ کیسے لگی تھی؟ ان ڈائریوں میں کیا کچھ نہیں تھا؟ افضل کے لمحے لمحے کا حساب ان میں درج تھا۔ آج اس نے کیا پہنا ہے، کیا کھایا ہے، کہاں گیا ہے، کس سے ملا ہے، کیا کیا باتیں کی ہیں، کیسا لگ رہا ہے، باہر سے کتنے بجے آیا ہے، صبح کب بیدار ہوا، بالوں کا سٹائل کب تبدیل کیا ہے، سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ ہاسٹل جانے کے بعد اس کے خیالات میں جو تبدیلی آئی تھی اس نے معصومیت سے اسے بھی درج کر دیا تھا۔ پھر اس کے قطرہ قطرہ لہو ہوتے دل کا حساب بھی نہیں کاغذوں میں بند تھا۔ ابھی اس کے راز سے آگاہ ہو جائیں گے اور
اور اس کے آگے اس سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا۔ وہ پورے قد سے کھڑے کھڑے ماربل کے فرش پر گری تھی۔ تایا جان، امید کو دیکھیں کیا ہوا ہے؟ راحت چیخی سب کو اس کی پڑ گئی۔ افضل نے تمام ڈائریاں سمیٹ کر دراز میں رکھ دیں اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اس کے وجود کو نظر انداز کرتا لمبی لمبی سڑکیں ناپنے لگا۔ روشان نے تمہارے نام کے ساتھ اس کا نام اچھالا ہے۔ اب کوئی بھی سب کچھ جانتے بوجھتے اس کا رشتہ لینے نہیں آئے گا۔ فرض کیا اگر اس کی شادی ہو بھی گئی تو اس کے سسرال والے اور شوہر تمہارے نام کے تانے دے دے کر اسے بے مول کر دیں گے۔ اگر تم روشان کا نام نہ لیتے تو تمہاری ماں کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ یتیم بچی ہے، ہمارے سامنے پلی بڑی ہے، پھر تمہیں چاہتی بھی ہے۔ اس کی محبت کی قدر کرو اور اسے نئے روپ میں قبول کر لو۔ بند کمرے میں لقمان، فواد، جہزیب، ان کی بیویاں اور عظمیٰ سب افضل کو قائل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ وہ مجھ سے تقریباً 15 سال چھوٹی ہے اور اس کے ساتھ کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ افضل تب کیا تو فواد کو بھی غصہ آ گیا۔ تو کیوں اس کی کمزوری بن گئے تھے؟ کیوں اسے اتنی چاہت دی کہ وہ تمہیں اول و آخر اپنا سمجھنے لگی؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود اس طرح سوچ رہی ہے۔ میں نے اشارتاً بھی کبھی اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ خود اس کے دل میں بے ایمانی تھی۔ افضل نے اپنا دامن بچایا تو فواد مارے غضب کے کانپنے لگے تھے۔ تم خود بے ایمان، منافق اور بدذہانت کے ہو۔ اس کا نکاح تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ میں نے اس کی ڈائری پڑھی ہے، اس کے واضح الفاظ میں خودکشی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں شوٹ کر کے خود بھی پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ اگر میری بات منظور ہے تو رات کو میرے کمرے میں آ جانا۔ فواد کا انداز قطعی بے لچک تھا۔ وہ رات کو ان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ لڑکیوں کو اس کی رضامندی کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ سب بے پناہ خوش تھے، خاص طور پر اقرا اور عدی۔ وہ امید کی آنکھوں کی جو سلامت دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اندھیرا کیے لیٹی ہوئی تھی۔ سب کزن سے یکے بعد دیگرے سے مبارکباد دی تھی۔ افضل کے تاثرات دیکھ کر کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے کچھ کہتا۔ تم جیت گئی ہو، کتنی گھنی ہو، بچپن سے ہی اپنا جوڑ منتخب کر لیا، تبھی تو اسے بھائی نہیں کہتی تھی۔ اقرا کے ذہن پر ماضی کی خوبصورت یاد نے دستک دی۔ سب امید کو چھیڑنے لگے۔ مغرب کے بعد افضل کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ رخصتی 1.5 ماہ بعد عدی کی شادی کے ساتھ ہی عمل میں آنی تھی۔ تیمور، لقمان اور فواد مولوی صاحب کے ساتھ اس کی رضامندی لینے آئے تو اس نے لرزتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ بعد میں مٹھائی کھائی گئی۔ افضل فوراً غائب ہو گیا تھا۔ اب سب کے شوق فکروں کا نشانہ امید تھی۔ کتنے لکی ہو تم، جو چاہا پا لیا، یہاں تک کہ افضل کو بھی۔ راحت نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کی آمیزش تھی۔ فواد امید کی شادی کی تیاری کسی سگی بیٹی کی طرح کر رہے تھے۔ افضل کے منع کرنے کے باوجود وہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی خرید رہے تھے۔ افضل اس شرط پر نکاح کے لیے تیار ہوا تھا کہ شادی کے بعد وہ امید کو الگ گھر میں رکھے گا۔ کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ افضل نے خود ایک پوش پرسکون علاقے میں سپر لگژری بنایا گھر خرید لیا تھا، جس کو آج کل فرنش کروا رہا تھا۔ سب لڑکیاں امید کو چھوڑتی کہ افضل کو کسی تیسرے کی مداخلت گوارا نہیں ہے، تبھی الگ گھر خریدا ہے۔ عثمان نے اعتراض کیا تھا کہ رخصتی 1.5-2 سال بعد کرتے ہیں، تب تک امید مزید سمجھدار ہو جائے گی، پر فواد نہیں مانے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد لڑکیاں بہت جلد میچور ہو جاتی ہیں، وہ بھی ہو جائے گی، خام خواہ کی دیر مناسب نہیں ہے، بنا بنایا کام بگڑ جائے گا، شاید افضل ہی رسی توڑوا لے۔ ان کی دلیل وزندار تھی، سو وہ اپنے موقف سے ہٹ گئی تھی۔ عدی کے ولیمے کے تیسرے روز امید کی رخصتی تھی۔ اس نے عدی کی شادی کی تمام رسموں کو بھرپور انجوائے کیا تھا۔ ضد کر کے مائیوں میں بیٹھنے کے باوجود اس کی مہندی پر گئی تھی، بارات ولیمہ اٹینڈ کیا۔ بارہا افضل سے سامنا ہوا مگر اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ تیمور نے افضل کے افسران، کولیگ، ماتحت اور ان کی بیگمات سے امید کا تعارف کروایا تھا۔ بہت امیچور اور انوسینٹ ہے، مسز شیراز نے تبصرہ کیا تو بابی نے لقمہ دیا تھا۔ افضل بھائی نے اسے اتنا بڑا کیا، پیچھے کھڑے افضل کے سینے میں جیسے کسی نے نکیلا خنجر اتار دیا تھا۔ لڑکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، 1-2 بچوں کے بعد برابر کی لگنے لگتی ہے، مسز شاہد بولی تو امید بری طرح چھنک گئی تھی۔ قریب کھڑی افضل کو بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ خواتین کی پراشتیاق نگاہوں سے بچتی بچاتی نکل آئی تھی۔ عدی کی دلہن آ چکی تھی، لڑکیوں کے کھلے کھلے تبصرے امید بھی سن رہی تھی، بلکہ راحت نے تو مشورہ دیا کہ تم بھی کچھ گر سیکھ لو۔ عدی کی دلہن آپے کی شرم و حیا یکسر فراموش کیے امید کے مومی گداز ہاتھوں پر مہندی کی کون پکڑے بڑی مہارت سے گل بوٹے بنا رہی تھی، ساتھ بڑے فراٹے سے اسے کام کی باتیں بتاتی جا رہی تھی۔ کریشا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ 2 دن پہلے اس گھر میں آئی ہے۔ ہنس مکھ طبیعت کی وجہ سے سب سے فری ہو گئی تھی۔ عدی بھی خوش تھا اتنی اچھی اور سمجھدار لڑکی پا کر۔ اقرا، لیزا، رمیسا، راحت اور صباحت اپنے اپنے بچوں کو شوہروں کے سپرد کر کے امید کے کمرے میں دھرنا دیے بیٹھی تھی۔ راحت اس کا برائڈل ڈریس پریس کر کے بیڈ پر رکھ گئی تھی۔ امید کی مہندی سوکھ چکی تھی۔ اقرا اس کے لمبے گھنے بال سلجھا رہی تھی۔ اس نے سب کو امید کا ضروری سامان لانے دوڑا دیا تھا۔ امید، تم اتنی چھوٹی سی ہو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا کیا سمجھاؤں۔ اس نے برش روک کر امید کا معصوم و انجان چہرہ دیکھا۔ کریشا جو چوڑیاں میچ کر رہی تھی اس کی بات سن کر قریب آ گئی۔
ہم سمجھا دیتے ہیں، وہ شرارت سے ہنسی۔ جیسے ہی امید کے کپڑے تبدیل کر کے آئی بیوٹیشن آ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ساری مہارت امید کو سجانے بنانے میں صرف کر دی تھی۔ آف وائٹ لانگ شرٹ اور شرارے میں ڈھیروں زیورات پہنے، بالوں میں پھول سجائے، وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بوبی نے سامنا ہوتے ہی امیزنگ کہا۔ کوئی سلیپنگ بیوٹی کا خطاب دے رہا تھا تو کوئی کم عمر شہزادی کا، پلکیں اٹھاتے گراتے دھیرے سے مسکراتے دیکھ کر اس پر کانچ کی مورت کا گمان ہو رہا تھا۔ سب سراہ رہے تھے۔ فواد اور عظمیٰ بہت خوش تھے۔ انہوں نے مبشر اور طیبہ کی امانت آج حقدار کے سپرد کر دی تھی۔ رخصتی رات گئے عمل میں آئی، سب اسے افضل کے نئے گھر کے بیڈ روم میں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی، اس لیے عظمیٰ نے لڑکیوں کو زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ امید نے اسی ہوتے خوبصورتی سے سجے بیڈ روم کا جائزہ لیا۔ اسے فلموں ڈراموں میں سجے ہوئے بیڈ روم زہر لگتے تھے، مگر یہاں نفاست و نزاکت کا پورا خیال رکھا گیا تھا۔ کہیں سے بھی سطحی رنگ نہیں جھانک رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ ابھرتے ہوئے چوکنا ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ ہزارہ افضل کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں بیٹھی تھی، اس سے باتیں کی تھی، اس کے سینے پر سر رکھ کر کہانیاں سنی تھی، پر آج اس کے تصور کے ساتھ ہی اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ نئی حیثیت سے تو پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی۔ نیا رشتہ، نیا تعلق، نئے احساسات اس کے اندر میٹھا میٹھا سا درد جگانے لگے تھے۔ دھیرے سے دروازہ کھلا۔ افضل کے پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو پہلے اندر آئی، وہ بعد میں اندر آیا تھا۔ امید کی نگاہیں اپنے پاؤں کے ناخنوں پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، پاؤں کو جوتے سے آزاد کیا، گریبان کے اوپری 2 بٹن کھولے، آستین کے کف کوہنیوں تک چڑھا لیے، پاکٹ سے تمام چیزیں نکال کر صوفے پر اچھال دی۔ خاصی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ امید کو گھبراہٹ ہونے لگی، پھر وہ بیڈ پر اس کے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیتے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ کی قید سے آزاد کیا تھا۔ دوپٹہ پیشانی سے خاصا اوپر پنے لگا کر سیٹ کیا گیا تھا۔ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ امید کی گھنی پلکیں بار بار رخساروں پر لرز رہی تھی۔ کتنے دیر بعد اس کے لبوں سے مبہوم سا لفظ نکلا تھا۔ نکاح سے پہلے میں تمہیں ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر بچی سمجھ رہا تھا۔ 16 سال کی لڑکی بچی ہی ہوتی ہے، بشرط یہ کہ اسے زمانے کی آلودگیوں نے نہ چھوا ہو۔ تمہارے بارے میں میرا پہلے یہی خیال تھا کہ تمہیں نئی دنیا کی ہوا نہیں لگی ہے، مگر تم نے اپنی حرکتوں سے میرے خیالوں کو غلط ثابت کر دیا۔ اس عروسی سوٹ میں تم بچی نہیں، زمانہ ساز عورت لگ رہی ہو۔ ابھی تمہاری عمر یہ سوٹ پہننے کے قابل نہیں تھی۔ جذباتی طور پر تم شاید خود کو میرے برابر سمجھ رہی ہو۔ تمہاری ڈائری میں یہی لکھا ہے نا کہ محبت کے عمل کے دوران محبوب اور محب ایک ہی سطح پر آ جاتے ہیں، عمر کا فرق کوئی نہیں رہتا۔ تمہارے اس نظریے کے مطابق میں تمہارے برابر ہوں، مگر میرے نظریے کے مطابق تم عمر میں میری سطح کے برابر نہیں آ سکتی، چاہے 7 جنم بھی لے لو۔ واقعی تم بہت بڑی ہو گئی ہو، بچی نہیں، زہریلی ناگن ہو جس نے میرے خوابوں کو ڈس لیا ہے۔ تم ایک حسینہ اور جلاپے کی آگ میں ماری عورت ہو۔ تمہاری اس صورت، تمہارے اس روپ سے جو تم نے مجھے زیر کرنے کے لیے اپنایا ہے، اس سے مجھے گھن آ رہی ہے۔ وہ قہر و غضب میں بھرا زخمی درندہ لگ رہا تھا جو کسی بھی لمحے اسے چیر پھاڑ سکتا تھا۔ وہ فک ہوتے چہرے کے ساتھ اس کی تذلیل برے فکرے سن رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تمہاری گردن دبا دوں، تمہارا خون پی جاؤں، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سچ مچ اس کے قریب ہوا اور اس کی سراخی دار زیورات سے بوجھل گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی۔ امید کی آنکھیں ابل آئیں اور سانس سینے میں گھٹ کر رہ گیا۔ وہ مچھلی کھسمسائی گردن کا گلوبند جیسے اس کے حلق میں پیوست ہوا جا رہا تھا۔ آئی ول کل یو۔ افضل نے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا تو وہ ایک دم بے جان سی ہو گئی۔ افضل نے بجلی کی تیزی سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔ اس نے اس کے بالوں سے موتی کے گجرے نوچ کر نکالے، دوپٹہ اتار کر مسحری سے دور اچھال دیا، گردن کا گلوبند نکالا تو سرخ سرخ سے نشان واضح ہو گئے۔ اس نے بڑی بے رحمی سے اسے زیورات کی قید سے آزاد کیا اور بیڈ شیٹ الٹ پلٹ دی۔ کمرہ صبح تک کے مطلوبہ سٹیج کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ اپنا من پسند ایکٹ بھی سوچ چکا تھا۔ بکھری بکھری بے ترتیب مسحری دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی اور باہر آ کر دوسرے بیڈ روم میں گھس گیا تھا۔ اٹھو، ہری اپ، شاور لے کر فریش ہو جاؤ، تمہارے کپڑے ڈریسنگ روم میں ہیں۔ امید کو افضل کی آواز برسک سے آتی محسوس ہوئی۔ اس نے دوسری بار اسے سختی سے باقاعدہ اٹھا کر بٹھایا تو وہ عالم ہوش میں آئی۔ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا، گلے میں درد کا احساس ہو رہا تھا۔ میری بات غور سے سنو، شاور لے کر تیار ہو جاؤ، گھر والے تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ وہ سختی سے بولا تو امید میں کان کی انداز میں اٹھی تھی۔ فرحت بخش پانی کی پھوار گردن پر پڑی تو اسے مرچی سے لگتی محسوس ہوئی۔ اسے اپنا حلق سوجا سوجا لگ رہا تھا۔ یہ شخص تو میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، کجا کے خود ہی یوں کرے، پھر اس کی رات والی حرکت کیا معنی رکھتی ہے؟ کوئی دل سے بولا اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اسے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اسے پھل کاٹنے والی چھری سے بے احتیاطی میں خود کو کٹ لگا لیا تھا۔
اور خون نکلتے دیکھ کر زور زور سے رو رہی تھی۔ اجل نے اس کے ہاتھ کی بینڈیج کی تھی، اسے روتے دیکھ کر وہ بار بار اسے چپ کرواتا، بینڈیج والا ہاتھ چومتا، اس کا ذہن زخم سے ہٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ اس کا ہتھیلی پہ بچپن کے زخم کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ وہ جب بھی اپنی ہتھیلی کو کھولتی تو اس نشان پر اسے 2 مسیحا صرف ہونٹوں کا لمس محسوس ہوتا۔ کتنی بار وہ اس نشان کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر شرمائی تھی۔ رات کو اس سے کیا ہو گیا تھا؟ اسے کیوں سنگ دلیوں والا برتاؤ کیا تھا؟ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گردن کو غور سے دیکھا۔ گلوبند چبھنے سے جا بجا جیسے کانٹے کے نشان بن گئے تھے۔ اسے واقعی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اجل نکھرا نکھرا سا اخبار میں سر دیے بیٹھا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اس نے امید کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی۔ رات کو جو کچھ ہوا کسی سے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل تو میں نے چھوڑ دیا تھا، آئندہ۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو وہ سہم گئی۔ یہ وہی اجل تھا جو اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرتا تھا۔ ابھی وہ اسے ہدایات دے ہی رہا تھا کہ وہ سب چلی آئیں۔ بزرگ خواتین گھر پر ہی تھیں۔ وہ دونوں کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ لگتا ہے یہاں تیسری جنگ عظیم چھڑی ہے۔ کریشا مسحری اور کمرے کی حالت دیکھ کر تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ سب نے امید کے بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطروں کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ امید، یہ تمہاری گردن کو کیا ہوا؟ اقرا کے کہنے کی دیر تھی، سب اس کے پاس کھسک آئی تھی۔ اصل میں وہ آنسو پیتے ہوئے زبردستی مسکرائی۔ اس اصل میں کے بعد اس نے مطمئن کرنے والا جھوٹ بولا جس سے وہ پرسکون ہو گئی۔ اجل ناشتہ کرنے کے بعد باہر چلا گیا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اسے شاہ والا لے آئیں۔ یہی شام کو ولیمہ کی تقریب ہونی تھی۔ وہ آتے ہی پڑھ کر سو گئی تھی۔ عثمہ بیگم کے سر سے جیسے کوئی بھاری بوجھ سے رکھ گیا تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ تو کمرہ بند کی اپنی حسرتوں پر ماتم کنا تھی۔ محبت کرنے کی اتنی بھیانک سزا ملے گی اس نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ شام 4 بجے کے قریب بیوٹیشن اسے دوبارہ تیار کرنے آ گئی۔ امید کل سے بڑھ کر آج حسین لگ رہی تھی۔ سوگواریت میں رچے حسن کی شان دوبالا ہو گئی تھی۔ اجل سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ سب مہمان رخصت ہوئے تو اجل نے بھی سب سے اجازت چاہی۔ امید کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ یہیں رک جائے۔ سب نے ہنستے مسکراتے انہیں رخصت کیا۔ اجل خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو وہ کمرے میں موجود تھا۔ اس نے بھی سوٹ اتار کر کرتا شلوار پہنا ہوا تھا۔ اجل نے دروازہ لاک کیا تو اس کا دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کے جتن کرنے لگا۔ اس نے ٹیوب لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلایا تو اس کا جی چاہا ہوشو کیت سے بیگانی ہو جائے۔ اجل نے اسے مخاطب کیا، مرد کو اللہ نے قدرتی طور پر مضبوط اور عورت کے حقوق کا محافظ بنایا۔ شرعی رشتے میں بند کر محض ایک شب میں تمام حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم ہوس کی ماری لڑکی ہو، بھلا تم محبت جیسے نازک جذبے کو کیا جانو؟ اگر مجھے اپنے حقوق کا محافظ بنانا چاہتی ہو تو اپنا حق مجھ سے مانگو، رو گڑ گڑاؤ، بصورت دے کر تا قیامت محروم رہو گی۔ وہ دم سادے اسے بولتا دیکھ رہی تھی۔ ایسی تذلیل اور توہین کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ فار گاڈ سیک لیو می الون پلیز، اس نے تڑپ کر فریاد کی تھی۔ کیا یہاں اکیلی رہنے کے لیے آئی ہو؟ نہیں، بلکہ وہ تمسخر سے بول رہا تھا۔ امیر نے اس کے زہریلے الفاظ سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا اور کل کی طرح دوبارہ دوسرے بیڈ روم میں سو گیا تھا۔ صبح وہ شاہ والا آ گئی۔ یہاں 2 دن سکون سے گزرے۔ اس کی زبان کے زہریلے تیروں سے محفوظ رہی۔ واپسی پر پھر وہی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ وہ بڑے ضبط و حوصلے سے اس کے وار سہ رہی تھی۔ یوں ہی 1.5 ماہ گزر گیا۔ زندگی اکثر آگ کا دریا لگنے لگی تھی۔ اسے کچوکے لگانے سے باز نہیں آتا تھا۔ ذرا اچھے کپڑے پہن کر نکسس سا تیار ہوتی تو کہتا کہ مجھے رجھانے کے لیے تم نے یہ سب کیا۔ صبح ناشتے کے لیے اسے جگاتی تو کہتا کہ ادائیں دکھا رہی ہو۔ اس کے کپڑے پریس کرتی یا اس کی چیزوں کا دھیان رکھتی تو کہتا کہ تم اداکاری سے مجھے گھائل کرنا چاہتی ہو۔ اس سے شکر کیا جب اس کا کالج کھلا۔ اب وہ کتابوں میں سر دیے اس کے طنز و تحقیر سے بچنے کی کوششیں کرتی۔ اس رات وہ کتابیں لے کر جیسے ہی بیٹھی وہ آ گیا۔ وہ اسٹڈی روم یا لاؤنج میں بیٹھ کر پڑھتی۔ وہ بھی شاید کوئی کتاب لینے آیا تھا۔ امید کو پتہ تھا رات کو مطالعہ کیے بغیر وہ سوتا نہیں تھا۔ وہ سر جھکا کر تندھی سے قلم نوٹ بک پر گھسیٹنے لگی تھی۔ خواہ مخواہ بنائی کتابوں پر ضائع کری ہو، نظروں کے تیر مجھ پر چلاؤ تو بات بن جائے گی۔ وہ بڑے دوستانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ امید نے سنی انسنی کر کے صفحہ پلٹا تو اس کی پشت پر جھانک کر اس کا لکھا دیکھنے لگا۔ اس کا پہاڑ سا ناقابل تسخیر وجود امید پر جھک آیا تھا۔ ایٹرنیٹی کی سحر انگیز مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے بمشکل بکھرے حواسوں کو جمع کیا۔ اجل کے سحر سے بچنا آسان تو نہیں تھا۔ جمعے کا دن تھا۔ امید نے غسل کر کے ظہر کی نماز ادا کی اور سورۃ کہف پڑھنے لگی۔ خدا کے حضور جھک کر اسے بہت سکون ملا۔ شام سو کر اٹھی تو وہ کافی فریش تھی۔ ذہن پر دباؤ بھی نہیں تھا۔ تائی اماں کا فون بھی آیا تھا۔ انہوں نے اسے چکر لگانے کی ہدایت کی تو اس نے فوراً پروگرام سیٹ کر لیا اور تیار بھی ہو گئی۔ اس نے آرائش میں اہتمام سے کام لیا تھا۔ آنکھوں میں کاجل لگا کر
बाहों में चूड़ियाँ पहनी थी। शाहवाला की तरफ जाते हुए वो यूं ही हल्की फुल्की हो जाती थी। इज्जल ऑफिस से लौटा तो वो बेकरारी से चक्कर काट रही थी। उसे जानकर नहीं पूछा कि कहीं जाना तो नहीं है, वो खुद ही बोल पड़ी, मुझे ताई अम्मा की तरफ छोड़ दें। क्यों? इज्जल ने उसका सरापा जांचा। इस क्यों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। चाय पीने के बाद उसने गाड़ी स्टार्ट करके हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। उम्मीद दरवाजे लॉक करके आ गई। रात खाने के बाद ताई ने बेटे और बहू को रोक लिया। उम्मीद बहुत खुश थी। कैद से रिहा होने का एहसास था, जब भी तो सोने के लिए जाते उसके कदम मन मन भर के नहीं हो रहे थे। खिलाफे तवक्को वो जाग रहा था। उसकी नजरें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। वो सोफे पर जैसे ही लेटी वो उसके सर पर आ खड़ा हुआ। बीवी हो तुम मेरी, मगर बीवियों वाली कोई अदा नहीं है तुम में। ये गज पर की चादर लपेटी रहती हो जैसे मैं ना महरूम हूँ। इज्जल ने उसके ऊपर पड़ी चादर उतार कर फेंक दी। वो परेशान हो गई थी। मैंने तुम्हारे इस हुस्न को खराज तहसीन ही पेश नहीं किया कभी, हालांकि तुम अच्छी खासी फितना हो। इज्जल की नज़रें उसके आर पार होने लगी थी। मैं भी बहक सकता हूँ अगर बहकने का सामान कर दो। इज्जल उसके पास बैठ कर उसका बाजू थाम लिया। मत हाथ लगाई मुझे। वो तड़प ही तो गई थी। तुम्हारी डायरियाँ पढ़ चुका हूँ, ये अदाकारी फजूल है। वैसे भी अब तो मेरी मलकियत हो। इज्जल ने उसका ज़बत आसमाने को मलकियत जताने का अमली तरीका इस्तेमाल किया था। वो चीख पड़ी थी, दूर रहे मुझसे, मेरे मेरे करीब मत आई। वो चीखती चली गई। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। इज्जल घबरा गया। उम्मीद ने भाग कर दरवाज़ा खोला। सामने तायम्मा खड़ी थी। तायम्मा, यहाँ यहाँ कुछ है, मुझे डर लग रहा है, मैं अपने बेडरूम में सोऊंगी। वो उनसे लिपट गई थी। दूसरे रोज़ उम्मीद उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, मगर ताई जान ने मोहब्बत से उसे बेच दिया था। इज्जल ने स्टोर रूम का दरवाज़ा भिड़ा हुआ देखा तो लॉक कर दिया। वो 4-5 रोज़ के लिए शहर से बाहर जा रहा था। चौकीदार शेर खान को घर का ख्याल रखने का कहकर वो चला गया। आधे घंटे बाद शेर खान ने घर का चक्कर लगाया तो सब लाइट्स अंधेरा होने के बावजूद ऑफ थी। वो समझा कि बेगम साहिबा भी नहीं है। वो मज़े से गेट लॉक करके अपने क्वार्टर में जाकर सो गया। उम्मीद स्टोर रूम में सब चीज़ें तरतीब से रख रही थी। ये स्टोर रूम तहखाने में था। 2-2.5 घंटे बाद वो फारिग होकर निकलने लगी तो दरवाजे को लॉक पाया। इज्जल ने शायद ये समझा था कि अंदर कोई नहीं है, इसलिए वो दरवाज़ा बंद कर दिया था। उम्मीद को खबर ही नहीं हो सकी थी। उसे ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारा। ये वही वक्त था जब शेर खान अपने क्वार्टर में आराम के लिए जा चुका था। इस तक खाक उम्मीद की आवाज़ पहुंचती। रो रो कर उसका हल खुश्क हो गया था। करीशा मुसलसल तीसरे रोज़ भी उम्मीद का नंबर डायल करती रही, मगर वहाँ से कोई फ़ोन उठाता ही नहीं था। इन सब ने प्रोग्राम बनाया कि खुद ही चलते हैं। शेर खान अपने कैबिन में था। यार गेट तो खोलो। अदी ने हॉर्न दिया तो उसने हुक्म की तकमील की। गाड़ी रुकते ही वो उनके करीब आया। साहिब, बड़ा साहिब तो शहर से बाहर गया हुआ है। बेगम साहिब आपकी तरफ है। घास तो नहीं चर गए हो? बेगम साहिबा हमारी तरफ होते तो हम यहाँ क्यों आते? ये घर के दरवाजे भी खुले हुए हैं, ऐसे छोड़कर वो जा सकते हैं? हमें तो तुम पर शक हो रहा है। इतने में करीशा और इकरा अंदर चली गई। दरवाजे यूं ही बंद थे। सब सामान भी चौंका तू था, पर वो नहीं थी। दोनों का दिल अनजाने से खदशे से कांपा। सामने टेबल पर चाबियां पड़ी हुई थी। इकरा ने स्टोर रूम का दरवाज़ा लॉक देखा तो चाबी ताले में घुमाई थी। दरवाज़ा खुलने पर उसके होश उड़ गए। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी, करीशा, बॉबी, अदे जल्दी आओ। इलाही खैर, उनके दिल दहल गए। उम्मीद को देखते ही करीशा का भी वही हाल था। अदी और बॉबी ने हिम्मत से काम लिया। दरवाजे के साथ ही वो मुड़ी तुड़ी पड़ी थी। आंखें बंद थी और नब्ज़ रुक रुक कर चल रही थी। उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर शाहवाला फ़ोन किया और उसे हॉस्पिटल ले गए। शेर खान रो रो कर सफाइयाँ पेश कर रहा था कि उसे कुछ पता नहीं है। फवाद शाह उम्मीद की ये करीबुल मर्ग हालत देखकर परेशानी से हॉस्पिटल के बरामदे में टहल रहे थे। चौथे दिन उसे होश आया था। ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर आप 1 घंटा भी लेट आते तो मरीज़ा का बचना महाल था। उसका ये हाल खौफ व तन्हाई, बेचारगी और नकाहत की वजह से हुआ था। जो ही डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप उससे मिल सकते हैं, वो सब बेताबी से अंदर दाखिल हुए थे। बेटा, अब क्या हाल है? फवाद दिलसोजी से बोले। वो भी मुकम्मल तौर पर किसी को पहचान नहीं रही थी। इज्जत मुझे मार देंगे, मैं अब और नहीं जी सकती। कसम खुदा की वो मुझे मार देंगे। मुझे बचा ले, मैं उनके पास नहीं जाऊँगी। वो टूटे फूटे अल्फाज में अपनी नाजुक जान पर टूटने वाला हर सितम बताती चली गई। वो भी जो उसे नहीं बताना चाहिए था। वो होशो हवास में थी ही कब जो ऐसी नज़ाकतों का उसे देहान होता। मैंने तो तुम्हें इंसानी दूध पिलाया था। ये दरिंदों वाले और साफ कहाँ से आ गए तुम में? तुमने उस लड़की पर कौन कौन सा जुल्म नहीं ढाया? मुझे शर्म आ रही है। मैंने पैदा होते ही तुम्हारा गला क्यों ना दबा दिया? दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। वो आज 15 रोज़ के बाद लौटा था। आते ही अजीब सूरत हाल से वास्ता पड़ गया। वो चुपचाप माँ की डांट सुन रहा था। अब वो कहाँ है? उसने बाप के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मर गई है वो, यही चाहते थे ना तुम। अब आइंदा तुम्हारी ज़ुबान पर उसका नाम ना आए। मुझसे, इस घर से और इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोज़े महशर में भाई और भाभी को क्या मुँह दिखाऊंगा? अब मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। फवाद रखाई से बोले थे।
بعد میں افضل نے کتنی بار معافی مانگی، اس معاملے میں اپنے بے قصور ہونے کا اعتراف کیا، پر فواد کا دل نرم نہیں ہوا اور امید کی طرف سے بھی افضل کو پریشانی تھی۔ فواد نے تو لگی لپٹی رکھے بغیر ہی کہہ دیا کہ میں بہت جلد اس کی شادی کر دوں گا، وہ اس گھر سے جیسی گئی تھی ویسی ہی ہے، کوئی بھی اچھا گھرانہ اسے قبول کر لے گا۔ وہ حیران ہوا کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ افضل کا اس کے ساتھ یہ رویہ تھا۔ اس کے بعد اسے ماں باپ سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اسے اتنا ضرور کہا تھا، میں امید کو کسی قیمت پر بھی آزاد نہیں کروں گا۔ میاں صاحبزادے عدالت میں آنا ہے۔ وہ کہیں سے بھی ایک مشفق بات نہیں لگ رہے تھے۔ اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ سے گھبرا کر وہ امید سے بدلہ لینے لگا تھا۔ بدبختی کا ناک ڈسے جا رہا تھا۔ وہ روشان کی نگاہوں سے گر گیا تھا، گھر والوں کی نگاہ میں بے اعتبار ٹھہرا تھا۔ باپ نے تو اسے بددیانت اور منافق تک کہا تھا۔ اسے بڑی صاف ستھری زندگی گزاری تھی، اب بنا پہ یوں چوٹ پڑی تو بلبلا اٹھا۔ مردانگی کا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ جب روشان اسے انگوٹھے واپس کر گئی تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ روشان، تم غلط فہمی کا شکار ہو، میری ساری کمٹمنٹ تمہارے ساتھ ہے، وہ لڑکی اپنے رویے کی خود ذمہ دار ہے۔ اس نے لسان سے اسے سمجھانا چاہا۔ غلط فہمی کا شکار میں پہلے تھی، اب روشنی میں آئی ہوں۔ تم شیخو پورہ میں بھی ہر وقت اس کا ذکر کرتے تھے، یوں لگتا تھا وہ دور رہ کر بھی تمہارے پاس ہے۔ اس وقت وہ بچی تھی تو تمہاری محبت کا یہ حال تھا، اب تو وہ بڑی ہو گئی ہے، بے شک تم سے کافی چھوٹی ہے، پر ہے تو خوبصورت۔ میری اگر تمہارے ساتھ شادی ہو جاتی تو میں جل جل کر ہی مر جاتی۔ وہ میری رقیب ہے، سمجھے؟ میں محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ جو دیوانوں کی طرح تمہیں چاہتی ہے۔ تم نے خود منگنے کے بعد اعتراف کیا ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز اسے مار رہی ہے۔ وہ تم سے کترائی رہتی ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتی ہے۔ کتنا دکھ تھا نا تمہیں اس بات کا کہ وہ تمہیں ہاسپٹل دیکھنے نہیں آئی ہے، اور جب میں تمہارے گھر آئی تھی اس نے جس جنون کے عالم میں اپنی اور تمہاری تصویر پھاڑی تھی، اس نے سویٹر نہیں پہنا تو تم اس کے پاس پہنچ گئے اپنی جیکٹ لے کر۔ تم اچھی طرح جان گئے تھے کہ وہ اپنے رد عمل کا اظہار کر رہی ہے، تمہاری زندگی میں کسی اور کا شامل ہونا اسے گوارا نہیں ہے۔ اس کی ڈائری کا ورق اس کی جنونی محبت کا گواہ ہے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد تم میں اس کے سب سے زیادہ قریب تھے، تبھی تو تمہارے گھر والوں نے اس کے پاگل پن کو توڑنے کے لیے اسے ہاسٹل بھجوا دیا تھا۔ یہی ٹریننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے احساسات میں تبدیلی کی بڑی لہر آئی۔ سینئر کیمبرج کرتے ہوئے اس نے ڈائری میں ایک جگہ لکھا کہ افضل نے مجھے آخری بار شیخو پورہ جاتے ہوئے جو فراک سلوائے تھے وہ 2.5 سال پہلے ہی چھوٹے ہو گئے۔ میں نے ان کی ایک چیز کو سنبھال کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے بالوں کی جو لٹ مجھے بہلانے کے لیے کاٹ کر دی تھی وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ ہے اسے جلانے سے وہ آ نہیں جائیں گے، اس لیے میں نے اسے رکھ دیا ہے۔ ایگزامس میں صرف 1 ماہ رہ گیا ہے، اس کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی اور ان سے میری ملاقات ہوگی۔ پتہ نہیں اب میں پہلے کی طرح ان سے مل پاؤں گی کہ نہیں۔ میرا قد 5 فٹ 2 انچ ہو گیا، میں اب کبھی کبھار دوپٹہ بھی گلے میں ڈال لیتی ہوں۔ میرے بال کمر تک آ گئے، جب میں ان سے ملوں گی تو بال کھول لوں گی۔ میری فرینڈ سنوبر کہتی ہے کہ کھلے بالوں میں بہت اچھی لگتی ہوں۔ تو افضل شاہ اسے اپنے ہونے کا احساس ہو گیا تھا۔ یہ ایک جوان ہوتی لڑکی کی سوچیں تھیں، اور جب وہ تم سے ملی تو اس دن کا اس نے یوں احوال لکھا ہے۔ مجھے یوں لگا میں جیسے 4 صدیوں کے بعد انہیں دیکھ رہی ہوں۔ میرے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی کہ 6-7 سالہ بچی کی طرح بھاگ کر ان کے گلے لگ جاؤں۔ وہ بھی جھجک گئے تھے، میں اب چھوٹی تو نہیں تھی نا کہ وہ بتابے کا اظہار کرتے۔ رات کو وہ میرے کمرے میں آ گئے، مجھے ایک دم ان سے بے تحاشا شرم محسوس ہونے لگی۔ مجھے یوں لگے جیسے وہ میرے اندر پڑ رہے ہیں۔ افضل، اس نے تمہارے لمحے لمحے کا حساب رکھا ہے، میرا خیال ہے وہ تمہارے لیے مناسب ترین ہے۔ روشان بولی تو وہ ہتھے سے اکڑ گیا تھا۔ کسی نے مجھ سے کچھ بھی پوچھا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ خود ہی نتائج اخذ کیے جا رہے ہیں۔ میرے لیے وہ ایک بچی ہے، دیٹس آل، وہ کندھے اسکا کر بولا تھا۔ افضل، وہ بچی اب بڑی ہو گئی ہے، تمہاری شخصیت میں اس کے لیے بے پناہ اٹریکشن اور پراسرائیت ہے۔ الف لیوی داستان کی طرح مجھے امید ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ روشان، کچھ بھی ہو مجھے تمہارے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، وہ مضبوطی سے بولا۔ مگر مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی، اب تو بالکل نہیں، اسے سر نفی میں ہلایا تھا۔ روشی، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میں اس کے لیے یوں نہیں سوچ سکتا۔ فرض کیا سوچ بھی لو تو وہ میرے احساسات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ میری شخصیت میں شاید اسے اپنا باپ نظر آتا ہے، اس کی محبت میں بھی یہ رنگ نمایاں ہوگا۔ کتنی آکورڈ صورتحال ہوگی، میں بحیثیت ایک شوہر کی نظر سے اسے دیکھ ہی نہیں پاؤں گا۔ ہر لڑکی کا آئیڈیل اپنے باپ کی خصوصیات سے ملتا جلتا ہوتا ہے، وہ آئیڈیل میں اپنے باپ والی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہے، اور امید کا باپ تو اس کے عالم ہوش سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ تم بھی اس کا آئیڈیل ہو، اور شادی کے بعد وہ خود بخود تمہارے احساسات کی تہہ تک پہنچ جائے گی۔ تم اسے ایک مرد کی نظر سے دیکھو تو تمہیں علم ہوگا کہ اس کی ذات میں بہت متوجہ کرنے والی کشش ہے۔ اسلام میں منہ بولے رشتوں کی حقیقت نہیں ہے۔ منہ بولے بھائی، ماموں، چچا سے شادی حرام نہیں ہو جاتی، تم صرف اس کے کزن ہو۔ وہ پاگل سی لڑکی ہے، ہو سکتا ہے ناکامی میں آ کر کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لے، تم اسے دکھ میں نہیں دیکھ سکتے۔
लिखवा लो मुझसे। वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। फिर इत्जल ने हथियार डाल दिए। उसने इत्जल को तोड़ फोड़ दिया, उसकी जोनी बदल डाली। उसे उम्मीद के ख्याली हेयोले से वादा किया कि उसे अब मर्द बनकर दिखाएगा, वो मर्द जैसे उम्मीद जैसी बेवकूफ़ लड़की शदीद मोहब्बत करती है। वो देखेगा कि वो उसे किस हद तक कबूल करती है। उससे उम्मीद को कबूल कर लिया था। रुशान के कहने के मुताबिक उसे खालिस्तान मर्द की नज़र से देखा था। ब्राइडल ड्रेस में मलबूस कीमती ज्वेलरी पहने, फूलों से मज़यन परफ्यूम और मेहंदी से आरास्ता, वो यकीनन उसी के लिए सजी थी। उसकी खूबसूरती को वो शुरू से देखता आ रहा था। आज उसके शोलाए सामान फितना अंगेज हुस्न की छब भी निराली थी। यकीनन वो किसी भी जाहिद खुश की बरसों की रियासत को पानी कर सकती थी। अभी बहारों का सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ था तो ये हाल था। बाद में जाने क्या होता। इत्जल के अंदर जैसे किसी दरिंदे की रूह हलूल कर गई थी। उसे अपनी पारसाई और मजबूती पर बहुत नाज था। उसकी हस्ती का सारा गरूर खाक में मिल गया था। उसने जब गुस्से से उसकी गर्दन दबोची तो उसे बिल्कुल भी मलाल नहीं हुआ। उसे जलाकर सताकर इत्जल की मर्दानगी को बड़ा सुकून मिलता। वो उस पर हावी हो रही थी। उसने अपना इस्तेहाक पहली बार इस्तेमाल करना चाहा तो उसकी तरफ से शदीद रिएक्शन हुआ। फ़ख्र नाज का बुत धड़म से गिरा था। इत्जल के इस रवैये से वो हर्ट हो गई थी। आज वो सौदों से आ करने बैठा तो एहसास हुआ कि वो उसे तोड़ फोड़ कर गायब हो गई है। 7 महीने हो गए थे उसे गए हुए। शाहवाला के दरवाजे इत्जल पर बंद हो गए थे। इत्जल के वजूद को वजह से गरम गरम पछतावाओं की भट्टी में धकेल गई थी, जहाँ वो दिन रात जल रहा था। उसे यकीन नहीं आता था कि उसने उम्मीद के साथ इतनी संगदिली से काम लिया। ख्यालात तो उसके बदल ही चुके थे। वह बजाला करना चाहता था, जिसकी सूरत फ़िलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। जब भी रात को घर आता हूँ, अपने दरवाजे पर दस्तक देते लम्हे अक्सर मेरी सोच ये मुझसे कहती है, आज तो दरवाज़ा खोलेगी, मुझको देख के मुस्काएगी, मेरा माथा चूमेगी, शर्माएगी। घर में दाखिल होते ही मैं भी कोई शरारत कर दूंगा तो खुद में सिमट कर रह जाएगी। मैं भी कितना पागल हूँ ना, क्या क्या सोचा करता हूँ। ऑफिस से आते उस पर बेचैनी सवार हो गई। हमेशा की तरह शेर खान ने गेट खोला था। घर के कामकाज के लिए उसने ढेर उम्र कुल वक्ती मुलाजमा रख ली थी। फ्रेश होती वो उसके लिए चाय ले आई। उसे उम्मीद याद आ गई। झुकी झुकी पलकों के साथ जब उसे चाय पेश करती तो प्याली उसके हाथ में लरस रही होती थी, जैसे वो गरम गरम चाय उसके ऊपर फेंक देगा। वो इतना जालिम जो हो गया था। कम उम्र के बावजूद उसमें शदीद एहसास जिम्मेदारी था। उसके कपड़ों, जूतों, चाय, खाने पीने का ख़ास ध्यान रखती। नई दुल्हन होने के बावजूद उसे कहीं भी घुमाने फिराने नहीं लेकर गया, और ना उसने फरमाइश की। रात कभी वो एकदम जो उसके कमरे में चला जाता तो वो खौफजदा हिरनी की मानित हो जाती, रंग जर्द पड़ जाता। ऐसे मित्जल को बड़ा लुत्फ आता। चाय पीते वो गाड़ी लेकर निकल आया। यूं ही बेदहानी में वो शहर से काफ़ी दूर निकल आया था। एक साफ़ सुथरी पुख्ता सड़क के किनारे बोर्ड लगा हुआ था, कर्नल खान फार्म्स। ये किसी की ज़ाती सड़क थी। वो गाड़ी मोड़ने लगा। आगे से और गाड़ी आ रही थी। गाड़ी यूं हचकोले खा रही थी जैसे अनाड़ी ड्राइवर के कब्जे में हो। उसे यूं लगा कि वो किसी भी वक्त उतर कर खेत में घुस सकती है या उसकी गाड़ी के साथ टकरा सकती है, और हुआ भी यही। गाड़ी मस्त नागिन की तरह लहराती सब्जियों के खेत में घुस गई थी। हंसने की आवाज़ आ रही थी। गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकला और 2 लड़कियां थीं। इज्जल की तरफ उनकी पुश्त थी। वो दोनों पीछे मुड़ी। उनमें से एक लड़की को देखकर ज़मीन व आसमान जैसे पूरी कुव्वत से उस पर आ पड़े। वो 100% उम्मीद थी। इत्जल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और तेज़ रफ्तारी से उसकी तरफ बढ़ा। उम्मीद कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया। उसने सख्ती से उसे दोनों शानों से थाम लिया। वो दोनों चीखने लगी थी। छोड़ दो मुझे, ये तो कोई पागल लगता है, प्लीज़ हेल्प मी। उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजती चली गई। थोड़ी देरी गुजरी होगी कि दौड़ते कदमों की आवाज़ें आने लगी। 2 खौफनाक सूरत असला बरदार और उसके सर पर आ पहुंचे थे। छोड़ दो बीबी को। दोनों के हाथ शानों पर लटकी गन की तरफ बढ़े थे। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। इज्जत ने परवाह किए बगैर उसे झंझोड़ डाला। सर से गन की नाल उसके सर से आ लगी। उसने बेख्तियार गहरी सांस ली। वो उसे खौफजदा निगाहों से देख रही थी। कौन हो तुम, और कर्नल साहब की जागीर में बिला इजाज़त क्यों घुसे हो? गन ब्रदर उसकी कीमती गाड़ी और कपड़ों से मुतासिर नहीं हुआ था। ये मेरी वाइफ है, मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा। वो पूछ कूछ को खातिर में ही नहीं लाया था। वाइफ? होश में तो हैं आप? चंदा की तो भी मंगनी भी नहीं हुई है। दूसरी लड़की कड़क कर बोली थी। मगर इनकी शक्ल हूबहू मेरी वाइफ से मिल रही है। कहें तो आपको तस्वीर दिखा दूं, मेरी पॉकेट में मौजूद है। वो जेब टटोलने लगा। इन चारों अफराद ने बड़े इश्तियाक से तस्वीर देखी। वो लड़की चंदा तो बहुत हैरान हुई। बेला ने वहीं खड़े खड़े इस ट्रेजेडी का सियाको सबाक पूछ लिया। आया आपको अपने अंकल और चंदा के डैडी से मिलवाऊं, वो बहुत हैरान होंगे। वो पसोपेश किए बिना उनके साथ हो लिया। कर्नल खान बड़े सेहतमंद रिटायर्ड ऑफिसर थे। आदत के मुताबिक बहुत जल्द उससे बेतकल्लुफ़ हो गए। उन्होंने बताया कि चंदा उनकी इकलौती औलाद है। बेला उनके भाई की बेटी है। माँ नहीं थी, बाप फ्रांस में था अपनी अंग्रेज़ बीवी के साथ। कर्नल खान ने ही उसे पाला था।
बेला की तरह चंदा की माँ भी नहीं थी। चंद रोज़ में ही वो उसके घर आने के बेहद करीब हो गया। चंदा की सारी अदात कमोबेश उम्मीद से मिलती जुलती थी। वही बेसब्री और जल्दबाजी, कदर अहमकाना सी खुद सरी। इज्जल को पूरा यकीन था कि वो उम्मीद ही है। उसे चंदा को यही बावर कराना था। बज़ाहिर तो उसे इज्जल के साथ होने वाली ट्रेजेडी का अफसोस था। उसे उम्मीद को तलाश करने के नए नए मशवरे भी देती। वो अक्सर चला जाता। कर्नल खान के साथ शतरंज की बाजियाँ भी होती। बिरला के हाथ की बनी नई नई डिशेस भी चखनी पड़ती। वो अक्सर इन दोनों के साथ राइडिंग के लिए चला जाता। चंदा आज नए आने वाले घोड़े पर सवार हुई थी। उसने इब्तदा ही से अपने सवार को कीना तो उस निगाहों से घूरा और सर पर दौड़ पड़ा। बिरला के तो हवास ही साथ छोड़ गए थे। प्लीज़ इत्तल साहब कुछ करें, रॉकी इसे गिरा देगा। इज्जल ने फ़ौरन अपने घोड़े को और भी तेज़ी से दौड़ाना शुरू कर दिया। बेला और उसका घोड़ा बहुत पीछे रह गया था। चंदा मुसलसल चीख रही थी। उसे अपनी मौत का 100% यकीन हो चुका था। सड़क के बाद शुरू होने वाला पुल टूटा हुआ था। घोड़ा लम्हा ब लम्हा टूटे पुल से करीब होता जा रहा था। उसने कलमा पड़ा और आंखें बंद कर लीं। इज्जल ने अपना घोड़ा उसके घोड़े के करीब किया और फिर रिस्क लेते हुए उसे झटके से रॉकी की पीठ से उतार लिया। वो अब उसके घोड़े पर आ चुकी थी। इज्जल ने नरमी से घोड़े की पीठ थपथपाई। वो फ़ौरन रुक गया। चंदा उसके सीने से लगी कांप रही थी। उसका तनफ्स अभी तक मामूल पर नहीं आया था। इसी उम्मीद, आंखें खोलो, तुम बिल्कुल महफूज हो। फिर इज्जल ने नोट किया कि वो उसकी उम्मीद कहने पर बिल्कुल नहीं चौंकी थी। इतने में बेला भी आ गई। वो छिनप कर घोड़े से उतर गई थी। थैंक गॉड तुम जिंदा हो। अगर इज्जल ना होते तो जाने क्या होता। वो ममनून निगाहों से उसे देख रही थी। मैंने तो अपनी उम्मीद को बचाया, मुझोमाइनी अंदाज में बोला। पर यह किसी और की उम्मीद है। बेला मुस्कुराई। बात एक ही है, वो बोला तो उसने बहस का सिलसिला मुलतवी कर दिया था। उस रोज़ वो खान फार्म्स पर आया तो कर्नल खान और चंदा दोनों नहीं थे। मुलाजिम ने बताया कि छोटी बीबी सो रही हैं। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। वो मैगज़ीन उठाकर नशिस्ता में टिक गया। वैसे उसके सोने पर हैरत हो रही थी। मगरब होने वाली थी। मौसम भी अच्छे तेवरों वाला नहीं था। बातों ने वैसे ही अंधेरा कर रखा था। 15-20 मिनट बाद सोई सोई खमार आलूद आंखों को मलती वो वहीं आ गई। बाल भी यूँ ही बिखरे हुए थे। डैडी तो घर पर नहीं है। बेला भी उनके साथ गई है। देर से आएंगे 9 बजे के बाद। आप तो है ना, वो उसके बेनियाज सरापे का बगौर जायज़ा लेते हुए बोला। इतने में बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। वो चाय का कप उठाकर दरीचे के पास आ गया। बहुत देर दोनों में खामोशी रही। फिर इज्जल बोला था, मेरी कहानी सुनेंगी? वो नजरें मोड़े बगैर बोला था। उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने उसे पहली बार झूले में देखा था। मैंने उसके गाल छुए तो वो मुस्कुराई। मुझे उसके गुलाबी पतले पतले होंठ, फूले फूले रुखसार, मोमी हाथ पाँव और नन्हा सा वजूद बहुत गैर मामूली लग रहा था। मैंने उसे उठा लिया। हालांकि मुझे बच्चों से कोई ख़ास लगाव नहीं था। कॉलेज में नया नया आया था। वापस आते उसके कार्ट की तरफ दौड़ता। फिर उसने तोतली ज़ुबान से पहला नाम मेरा ही लिया। मैं उसके हाथ पकड़कर उसे चिल्लाने की कोशिश करता और जब उसने पहला कदम उठाया तो मैंने अपनी पॉकेट मनी चुपके से खैरात कर दी। जब अंकल और आंटी फौत हो गए तो वो मुकम्मल तौर पर मुझ पर इन्हिसार करने लगी। लिखना पढ़ना सीखा तो टूटे फूटे ख़त में पहली दफ़ा मेरा नाम लिखा। मैं देखकर बहुत हंसा। उसे मेरे नाम का हुलिया ही बुगाड़ दिया था। ते की बजाय तोय से ही मेरा नाम लिखा। मैं खुद ही उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाता। वहाँ कोई बच्चा उसे लंच या पैसे छीन लेता, कॉपी ले लेता, किताबें फाड़ देता, वो तो मेरे पास दौड़ती हुई आती। हालांकि घर में और भी अफराद थे जो उसे टूट कर चाहते, मगर वो अपनी हर ज़रूरत के लिए मेरी तरफ ही देखती। मुझे यूँ लगता कि अगर मैं एक पल के लिए भी उसकी निगाहों से ओझल हो गया तो उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। रात को मैं जब तक उसे सीने पर लेटाकर कहानी न सुना लेता, उसे नींद ही नहीं आती थी। अगर मैं बीमार हो जाता तो वो बेकरार हो जाती। फिर उसे दुल्हन बनने का शौक़ हुआ और कहा कि मैं आपकी दुल्हन बनूंगी। मैं MSc करके CSS के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। उसकी बात को ख़ास अहमियत नहीं दी। उसका दुल्हा बन गया। उसने इस मौका की तस्वीर अपनी टीचर्स को भी दिखाई। वो घर चली आई। मैंने बहुत एंजॉय किया। शायद यही मेरी गलती थी। उसकी बेपाया मोहब्बतें समेट कर मैं खुद को खुदा समझने लगा था। मुझे यूँ लगता था जैसे वो मेरी तख्लीक है, मैंने खुद उसमें रंग भरे हों। यह सांस ही कितना दिलकश था। मैं हवाओं में उड़ता फिरता। फिर मैं उससे जुदा हो गया। जॉब के सिलसिले में हर साल ईद, सालगिरह और नए साल के मौका पर वो मुझे विश करना नहीं भूलती थी। मेरे शेखुपुरा जाते वक्त वो बहुत रोई थी। मैं भी खाली खाली सा रहता, जैसे घर पर ही कुछ छोड़ आया हूँ। बेकरारी से फ़ोन करता। घर वालों ने रोक दिया, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर 4 सालों के बाद मैं घर लौटा तो वो आ चुकी थी। फ्रॉक और निकर की बजाय वो कमीज़ शलवार पहनी हुई थी। छोटी छोटी 2 पोनियों की जगह लहराते कमर तक बाल थे। सबसे बढ़कर उसकी आंखों का तासुर था जो मुझे देखकर लरज़ीं, झुकीं। उसने दूर से ही मेरा हाल पूछा। मैंने भी अपनी बेकरारियों पर काबू पा लिया। एक दिन वो बीमार हो गई। दवा ही नहीं पी रही थी।
मैंने ज़बरदस्ती उसे दबा पिलाई। उसके करीब हुआ तो उसने अपना बदन चुरा लिया। मुझे पहली बार यूँ लगा जैसे वो नामहरम है। उसके बदन चुराने की अदा भरपूर हयादार दोशीज़ा की शकीफ्तगी समेटे हुए थी। मैं उठकर चला आया। मैंने बहुत जल्द उसमें रोनमा होने वाली तब्दीलियों को पकड़ लिया और फिर भी नज़र का धोखा समझता रहा। वो पहले की तरह मेरे पास नहीं बैठती थी, न ज़्यादा बातें करती, बल्कि मेरी तरफ तो पलके उठाकर भी नहीं देखती। बोलते बोलते वो खामोश हो गया। फिर एकदम वो लहजा बदल कर बोला, अमित, वो वाक़या याद है जब तुमने मेरे ऊपर सूप गिराया था? हाँ हाँ हाँ, नहीं। वो बिल्कुल ही गड़बड़ा गई। मेरा नाम उम्मीद नहीं, चंदा है, बताया तो है आपको। वो खुद को संभाल कर बोली, जितने नाम मर्जी बदलो, रहोगी तो इज्जल की उम्मीद ही। नई जिंदगी का सुराग। वो दरीचे से हटा है। चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। मेरे साथ चलोगे या मुझे ही उठाकर गाड़ी तक तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा? क्या कह रहे हैं आप, होश में हैं? मेरे डैडी या मुलाजमों को पता लगा ना, आपको गोली मार देंगे। तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा। दुनिया के किसी कानून में नहीं है कि शौहर बीवी को ले जा रहा हो तो उसे गोली मार दी जाए। आपने क्या बीवी 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 की रट लगाई हुई है? मैं मज़ीद बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो गुस्सा हो गई। क्या समझे अभी वो क्या आदाब मोहब्बत है? कम कम सा लड़कपन है, कम कम सी जवानी है। बहुत मासूम हो, ये नज़ाकतें तुम्हें घर चल कर बताऊंगा। वो दिलकशी से मुस्कुराया था। अब आप चले जाएं। वो उसकी बात बिल्कुल नहीं समझी थी। अच्छा, फिर आऊँगा तुम्हें ले जाने के लिए। डैडी से भी मिलूंगा और पूछूंगा कि मेरे ऊपर इतनी बेतबारी क्यों है। रात बेला को उससे एक बात बता दी थी। थैंक गॉड, मुझे तो तुम्हारी कश्ती पार लगती नजर आ रही। अंकल ने तुम्हें यहाँ भेजकर बहुत अच्छा किया है। वो तो कह रहे थे कि तुम्हें 18 साल का होने से पहले हरगिज़ इत्ज़ल के पास नहीं भेजेंगे, मगर मुझे तो लग रहा है कि वो तुम्हें उठाकर ले जाएगा। बेला ने उसे गुदगुदी की तो वो शर्मा गई थी। फिर फ़ौरन संजीदा होते हुए बोली, मुझे तो ये सब ख्वाब लग रहा है। मुझे उनका वो तस्लील अमेज़ अंदाज नहीं भूलता है। छोड़ो भी अब वो गुज़श्ता बातें। ज़रा सोचो नए साल का इस्तकबाल कैसे करें। सिर्फ 2 दिन रह गए। चलो ऐसा करते हैं कि 31 दिसंबर को ठीक 12 बजे तुम्हें इज्जल बाई के हवाले कर देंगे। आखिर उनके भी अरमान होंगे। वैसे भी उन्होंने काफ़ी सजा भुगत लिया। बेला ने शरीर निगाहों से उसे देखा तो वो किसी गहरी सोच में डूब गई थी। उम्मीद, उठो, मेरे साथ चलो, हरी अप। वो आज फिर कर्नल खान की मौजूदगी में आया था। आप होते कौन है मुझे हुक्म देने वाले? वो रूठेपन से बोली थी। घर चलकर बताऊंगा कि मैं हुक्म देने वाला कौन होता हूँ। मुझे ज़िद्दी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं। कल नया साल शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस साल वो गलतियाँ ना दोहराई जाएं जो हम कर चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ मिलकर नए साल की नई सुबह को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। साथ ही इज्जल ने उसे हल्की फुल्की गुड़िया की तरह उठा लिया था। उम्मीद ने अपने लंबे लंबे नाखनों से उसे खसोट डाला, मगर उससे उसे गाड़ी तक ला कर ही दम लिया था। देख लूँगी आपको। अगर अंकल घर होते तो देख लेते, शूट कर डालते। ये मुलाजिम भी जाने कहाँ मर गए। वो बोलती रही, मगर इज्जल दांत पर दांत जमाए गाड़ी ड्राइव करता रहा। शेर खान ने गोर खोला और उम्मीद को उसके साथ देखकर दूर से ही सलाम चढ़ा था। अडीर उमर मुलाजमा भी एक नई सूरत को देखकर हैरान हुई। इज्जल ने बताया, तुम्हारी मालकिन है। वो चारी दांत पीसती, मुठ्ठियाँ बेचती मालकिन को देखकर समझी कि शायद उसकी छुट्टी होने वाली है। इज्जल ने उसे बताया कि वो रात का खाना तैयार न करे, वो दोनों बाहर खाएंगे। वो खैर मनाती चली गई थी। जाने से पहले मालकिन ने हुक्म दिया कि मेरे सामने रहो। इज्जल ने कहा कि तुम जाओ। वो कश्मकश से बचती अपने क्वार्टर में भाग गई थी। इज्जल ने अंदर आकर कर्नल खान का नंबर डायल किया। उनकी मौजूदगी मुलाजिम ने कन्फर्म कर दी। उसने ये बताकर फ़ोन बंद कर दिया कि वो उम्मीद उर्फ चंदा को ले आया है और उससे ये सारी कहानी पूछ लेगा। आपने मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करनी है कर डालें। उन्हें इज्जत से इस तेज़ रफ्तारी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। वो हेलो हेलो ही करते रह गए। उसने रिसीवर क्रैडल से नीचे रख दिया और मोबाइल भी ऑफ़ कर दिया। अब उसे फवाद शाह का इंतज़ार था। अंदर बैठा 1 घंटे तक उनकी राह तकता रहा। शायद असले से लेस होकर आए, उसने तलखी से सोचा और सारी लाइट चलाता चला गया था। उम्मीद बरामदे में उसी पोजीशन में थी जिसमें वो छोड़ कर गया था। उसका शुरू से यही तरीका था, जब किसी से नाराज़ होती तो मुंह फैलाकर बैठकर हाथों के कटोरे में चेहरा थामे आलती पालती मार लेती। फिर लाख कोई उसे बुलाता, उसके कानों पर जूं तक न रेंगती। हाँ, जब वो थक जाती तो जाकर सो जाती। नाराज़ होने वाला मनाने के तरीके ही सोचते रह जाता। सुबह वो हशाश पशाश सबसे हंस हंस कर बात कर रही होती, जैसे नाराज़गी थी ही नहीं। मगर इस वक्त ऐसा होने का इम्कान नहीं था। वो शदीद नाराज़ थी। आओ अंदर चलो, बाहर बहुत सर्दी है। इज्जल उसकी तरफ हाथ बढ़ाए खड़ा था। जी शुक्रिया, आप चले जाएं, मुझे जब आना होगा आ जाऊंगी। बिल्कुल अजनबियों वाला अंदाज था। इज्जल ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे ज़बरदस्ती खड़ा किया तो उसने बेजारी से हाथ छुड़वा लिया और थम थम करती लाउंज में चली आई। इज्जल भी आ गया था। आप मुझसे बात मत करें, ना बुलाएं। उम्मीद ने हाथ उठाकर वार्निंग दी और रिमोट उठाकर टीवी खोल लिया। वो चुपचाप उसे देखता रहा। मैं इसलिए खामोश हूँ कि वाकई कसूरवार हूँ। कितनी देर बाद वो बोला, कसूरवार आप नहीं, मैं हूँ, सिर्फ मैं। जाने आपको क्या समझ बैठी। शुक्र है कि मुझे अकल आ गई है। आपका बुत जो पहले से मेरे दिल के
محبت خانے میں سجا ہوا تھا وہ ٹھیک آج سے 1 سال پہلے اسی روز اسی گھر میں ٹوٹ پھوٹ گیا جب آپ نے اپنا اصل روپ دکھایا۔ آپ کے وہ لفظ میں بھول نہیں پاؤں گی جب آپ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو مجھے تلاش کیوں کر رہے تھے؟ اکیلے گھر میں بند کر کے مجھے مارنا چاہتے تھے نا؟ پر اوپر والے کو میری زندگی منظور تھی، میں بچ گئی۔ اس وقت کی اذیت، بے بسی و بیچارگی تو عمر یاد رہے گی، اور آپ کی نفرت بھی۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگا اور نہ ہی لڑکھڑایا۔ وہ واقعی سمجھدار ہو گئی تھی، بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی، امید اور نفرت کے مابین فرق کرنا سیکھ گئی تھی، محبت اور نفرت کے مابین فرق کرنا سیکھ گئی تھی۔ ناراض سی امید کو اس دل نے اپنے گھیرے میں لیا تھا۔ چھوڑ دے مجھے، جب وہ برائڈل ڈریس پہننے کے لائق نہیں ہو تو محبت کے بھی قابل نہیں ہوں۔ تمہیں کیا پتہ کہ تم تو صرف اور صرف اتصل کے پیار کے قابل ہو، بچپن سے بلا شراکت غیر حقدار رہی ہو۔ اب بلا میں کسی اور کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ میری جان تو تم میں ہے۔ میں نے اس اتصل کو توڑ پھوڑ کر بنایا ہے صرف تمہاری خاطر، تمہاری چاہتوں کے لیے، تمہاری معصومیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تمہاری جذبات مجروح نہ ہو۔ اسے نرمی سے امید کے رخسار چھوئے تو اس نے سختی سے اتصل کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، مت یہ ڈرامے کریں، وہ مضبوطی سے بولی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ اس نے بغور امید کا چہرہ جانچا، اس کے ہونٹ لرزے، کانپے۔ اس نے پھر ہمت دکھائی، اس کی آنکھوں میں جیسے سیلاب امڑ آیا۔ مجھے آپ سے وہ یوں ہانپتے لگے جیسے میلوں دور سے بھاگتی آ رہی ہو۔ وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 1 2 3 بار اس کے ہونٹ کھلے، لرزے اور آنکھوں سے سمندر بہہ نکلا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، سنا آپ نے؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے آپ سے محبت ہے۔ اسے اس شدت سے اتصل کی شرٹ کی آستین تھامی کہ ہاتھوں کی سب رگیں نمایاں ہو گئیں۔ نازک سا جسم مسلسل جھٹکے کھا رہا تھا۔ اتصل نے بے قراری سے اسے خود میں سمو لیا۔ ان کے گھر کے سامنے بڑے پارک میں آتش بازی اور پٹاخوں کے ذریعے نئے سال کو خوش آمدید کہا جا رہا تھا۔ دور آسمان پر رنگ برنگی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ 12 بج چکے تھے، نیا سال شروع ہو رہا تھا۔ اتصل نے بے جان ہوتی امید کو صوفے پر لٹا دیا۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ آتش بازی دیکھنے چلو گی؟ اس سے پوچھا تو امید نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے، میں صرف تمہارے لیے کہہ رہا تھا، ورنہ معافی تلافی کا اس سے بہتر موقع نہیں ہے۔ ویسے نیا سال میرے لیے بڑا مبارک ہے۔ اتصل کی معنی خیز نگاہیں اس سے بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ ڈور بیل مسلسل بج رہی تھی۔ اتصل نے سوئی آنکھیں کھولیں اور بازو اونچا کر کے ٹائم دیکھنا چاہا، مگر اس کے بازو پر تو امید سر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے انتہائی نرمی سے اپنا بازو اس کے سر کے نیچے سے نکالا۔ وہ کس میں سا کر دوبارہ اس کے سینے میں سر چھپانے لگی۔ اتصل کو رات کے بیتے واقعات یاد آنے لگے۔ وہ کتنی مشکل سے راضی ہوئی تھی۔ اس نے ڈیروں معافیاں مانگی تھی۔ وہ حسین لمحات ہمیشہ کے لیے اس کی یادوں میں محفوظ ہو گئے۔ امید کا چھپنا، شرمانا بھی کس قدر دل فریب تھا۔ اس کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ آ گئی۔ کریمن نے آنے والوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ مبہوم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ امید مزے سے سو رہی تھی، شاید وہ ساری عمر کی نیند آج ہی پوری کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لبوں پر کتنی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اتصل نے جھک کر اس مسکراہٹ میں اپنے رنگ بھرے اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فریش ہونے اور شاور لینے کے بعد جب وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا تو اپنے گھر والوں کو دیکھ کر اسے قطعی حیرانی نہیں ہوئی۔ ہے مگر یہ کیا؟ وہ سب تو مسکرا رہے تھے۔ جو زبان ابھی تک ناراض ہو؟ فواد صاحب نے اسے خود سے گلے لگایا تھا۔ وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ بیٹا میں خود امید کو کرنل خان کے گھر چھوڑ کر آیا تھا تاکہ تم اکیلے میں بہتر فیصلہ کر سکو، اور یہی مناسب تھا۔ اس کی دوسری شادی کی تو صرف میں نے دھمکی دی تھی، دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی تمہارے دل میں اس کی جگہ ہے کہ نہیں۔ وہ بول رہے تھے۔ اتصل ہلکا پھلکا ہو گیا اور باپ سے معافی مانگی۔ ینگ پارٹی نے اسے نئے سال اور صبح کی مبارکباد دی۔ ماحول بدل چکا تھا، زیادتیوں کا ازالہ ہو رہا تھا۔ لڑکیاں امید کو دیکھنے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ اچانک سب کو سامنے پا کر پہلے حیران ہوئی اور پھر شرمائی۔ آج اس کے چہرے پر حقیقی خوشی اور آسودگی کا خمار تھا۔ دلہن صاحبہ ہیپی نیو ایئر۔ پھر کہیں اتصل بھائی نے گردن تو نہیں دبائی؟ اقرا رازداری سے بولی۔ جی نہیں، بلکہ انہوں نے تو روانی سے کہتے کہتے وہ رک گئی۔ سب کی شریر نگاہیں اسی پر مرکوز تھی۔ وہ کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کریمن ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ سب یوں ہی آئے تھے۔ کریمن پہلے ایک بار چائے بنا چکی تھی، اب دوبارہ بنا رہی تھی۔ امید واش روم میں گئی تو سب لڑکیاں دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ فواد امید کا پوچھ رہے تھے۔ اتصل اسے بلانے آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ میں سب کے سامنے نہیں جاؤں گی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ برش رکھ کر مڑی۔ اتصل کی محبتوں کا خمار شرم بن کر اس کے چہرے پر جھکایا تھا۔ انہیں شاید اعتبار نہیں ہے، چل کر سب کو یقین دلا دو میں کوئی ڈریکولا نہیں ہوں۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اسے چھیڑ ہے۔ اس نے ہوں کیا تو اتصل نے شرارت کر ڈالی تھی۔
ये नया साल मेरे लिए कितना मुबारक हुआ है, मुझे उम्मीद लौटा दी, वो चाहत से बोला था। चंद सेकंड बाद वो ताया के बाजू से लगी खड़ी थी। फवाद जान गए थे कि इत्सल ने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि उम्मीद के चेहरे पर सच्ची खुशी चमक रही थी। अगर वो उसे कर्नल साहिब के घर ना भेजते तो इत्सल के अंदर शायद उसकी दबी दबी मोहब्बत कभी बेदार ना होती। जुदाई के एक ही झोंके ने सारी बसात उलट दी थी। वो आज हकीकी मायनों में सुरखरू हुए थे। तैयबा और मुबश्शिर से किया वादा पूरा हो चुका था। मोहब्बत ने अपना रास्ता खुद तलाश कर लिया था। गुलाबी बहारों का मौसम दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इत्सल और उम्मीद के चेहरों से लग रहा था कि उन्होंने ये दस्तक सुन लिया है। नए साल की अव्वलीन सुबह इनके लिए कितनी खुशियाँ लाई थी, ये कोई फवाद से पूछता। ख़त्म शुद्ध। जी, तो ये था हमारा आज का नॉवल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का नावल आप लोगों को कैसा लगा। मेरा तो ये पर्सनली मोस्ट फेवरेट नावल है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी कैसी लगी। आप सबके कमेंट्स का, आप सबकी राय का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो नावल का नेम था हैप्पी न्यू ईयर बाय नबीला अबर राजा। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इत्सल और उम्मीद की बॉन्डिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे तो इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ये एक बात तो गारंटी से कहती हूँ कि जो नावल मुझे पसंद होता है वो मैं गारंटी से कह देती हूँ कि मेरे लिसनर्स को भी पसंद आएगा, क्योंकि हमारी चॉइस बहुत मिलती जुलती है। तो ये स्टोरी मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी। वैसे असूलन तो बनता था कि ये नावल आपको न्यू ईयर के मौका पर दिया जाता, लेकिन ये मेरा इतना फेवरेट था कि बस मुझसे रहा नहीं गया, मेरी नज़र से गुजरा। तो मैंने कहा हो ये नावल भी पढ़ना चाहिए, ये तो मैंने काफ़ी ऐसा पहले पढ़ा था तो अब भी पढ़ना चाहिए। तो फिर बस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। न्यू ईयर पे हम कोई और मज़े का ले आएंगे। तो आप लोगों ने अब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देना और मुझे बताना है कि आपको कहानी कैसी लगी, ठीक है। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नावल आज का कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो चले हम लोग एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे जी। तो चले हम लोग कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले मलीहा का कमेंट है, मुर्तज़ा की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, अस्का जैसी लड़की को घर में लेकर आना है। बिल्कुल, अस्का उसकी ज़िम्मेदारी नहीं थी जहाँ मर्जी जाती। अरहम और अलिशबा के करैक्टर भी बहुत फजूल है। अरहम और अलिशबा का सच में बहुत फजूल था और इर्तज़ा ने भी बिल्कुल गलती की। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देन बी योर सेल्फ कह रहे हैं मैमून के साथ जो हुआ वो उसके अपने करम थे, उसका जिना उसके आगे आया। भाई को ये बात समझनी चाहिए थी कि वो औरत पाक है जो पाक मर्द का ही सोच रही है। तो इसमें क्या बुराई थी, बहुत गलत किया ज़रगोन ने। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उसने जो भी किया उसका किया हुआ अपने सामने आया। लेकिन इंसान जो है ना वो बहुत मगरूर है, अपनी गलती मानता नहीं है और दूसरों में कीड़े निकालने बहुत आसान समझता है। थैंक यू वेरी मच, बी योर सेल्फ। दैन अलिशबा बिलाल करें ज़बरदस्त ऑसम, थैंक यू वेरी मच अलिशबा। देन मिराज जहान ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच मिराज जहान। एम सिद्दीकी कह रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच। चौधरी चट कह रहे हैं आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है और नावल भी बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन आयशा शेख कह रही हैं बहुत अच्छा था नावल, बट एंडिंग में ये नहीं बताया कि जो बैग मनाल और उसकी अम्मा बख्ती के घर लेकर गई उसका क्या हुआ। मिनाल को चाहिए था कि वो अम्मा बख्ती को देती, उससे उनका इतना ख्याल रखा था। मानो के लिए सेवक करती, कुछ भी कहती, उन्होंने बहुत ज़रूर मेंशन करना चाहिए था। ये सब बिल्कुल आप सही कह रही हैं। थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें राइटर्स इग्नोर कर देती हैं और हम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि कहानी थोड़ी इनकम्प्लीट है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी। और अगर ये एक सीन लिख दिया जाता तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कहानी में और जान पड़ जाती। तो आई एग्री विद योर कमेंट, थैंक यू वेरी मच। आपको नावल अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आयशा आपके राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देन यूनिवर्स कह रहे हैं ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आप बड़े अरसे बाद आए हैं भाई। ज़ैनब सगीर कह रहे हैं क्यूट स्टोरी, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। देन ज़ेब कह रही हैं आई डिडंट लाइक द करैक्टर ऑफ मामून। ये क्या बात हुई, लड़के को इतना सुनाकर फिर जब उसने प्रॉपर्टी वापस कर दी तो सब ठीक, प्यार भी जा गया।
थोड़ा तो लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए थी ना। आई लाइक द गर्ल करेक्टर एनीवेज। थैंक यू वेरी मच ज़ेब। और लिटरली मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं कि मुझे भी मामून का करेक्टर अच्छा नहीं लगा था, कि उसकी ये कैसी मोहब्बत है जो प्रॉपर्टी वापस करने से जाग गई। तो फिर दौर फिट्टे मुँह ऐसी मोहब्बत के हम यही कहेंगे। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आई एग्री विद योर कमेंट। तो थैंक यू वेरी मच, आपका कमेंट बहुत अच्छा था एज़ यूजुअल। आज के भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का नॉवल आपको कैसा लगा। देन साइम आरिफ कह रहे हैं ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच साइम आरिफ। देन मिनाल शुएब कह रही हैं बेस्ट नावल है, थैंक यू वेरी मच। सईदा नाइला कह रही हैं लाइक किया इन्होंने, थैंक यू वेरी मच सईदा नाइला। शहरीन शहज़ादी कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच शहरीन शहज़ादी। देन आयशा क्वीन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कहाँ गायब थी आप, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? स्टोरी शॉर्ट और स्वीट है, थैंक यू वेरी मच। हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इसलिए हम नावल नहीं देख पा रहे, बस दुआ कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम देकर वापस आएँ, अल्लाह पाक आप दोनों को कामयाब करे और मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगी। ठीक है जी। सीमा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है, ओ सो सैड, क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? पता नहीं अल्लाह अच्छे लोगों को इतना आजमाता क्यों है। आपको पता है वो कितने प्रेशर में एग्ज़ाम लिख रही है। बस दुआ कीजिए, आप लोगों की बातों को दिल पर ना लो, लोगों का काम है कहना, हम जानते हैं ना आप कैसे हो। ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिएगा और आपको हमारे बगैर एपिसोड वाला नावल शुरू भी नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आप लोगों के बगैर बिल्कुल शुरू नहीं करूँगी। 4 तारीख को हमारा लास्ट एग्ज़ाम है और कोई अच्छा सा एपिसोड वाला नावल है जिसे सुनते ही हमारी सारी एग्ज़ाम की टेंशन भूल जाए। इग्नोर टॉक्सिक पीपल्स, बिल्कुल ऐसा ही नावल लेकर आऊँगी जिसे सुन के आप लोगों की एग्ज़ाम की टेंशन सारी भूल जाओगे। बहुत मज़े का नावल सोच के रखा हुआ है और मैंने सोचा था हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 दिसंबर से। तो देखते हैं कि कब तक स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग इजी हो के एग्ज़ाम से। और सीमा डियर, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, लोगों का काम है कहना, लोग कुछ तो कहेंगे वरना ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो लोगों का काम है बकवास करना, जो बकवास करता है उसे एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, बल्कि आप लोग एक से भी ना सुनो, ना ही सुनो तो बेहतर है, बोलते रहें जो बोलते हैं। तो आपको पता है कि आप कैसे हैं, आपकी फैमिली को पता है आप कैसे हैं, तो आपको किसी को भी अपने बारे में जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों को सिर पे सवार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी लाइफ है, आपको एक बार मिली है, आपकी लाइफ पे किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो आपके बारे में बकवास कर सके और आप उसकी वजह से अपने स्पेशल मोमेंट्स ख़राब करें। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, अल्लाह पाक आपकी परेशानी हल करे, आप जल्दी जल्दी वापस आ जाएं और बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आयशा। अच्छा जी, देन एस्थेटिक गर्ल कह रहे हैं शॉर्ट एंड क्यूट स्टोरी, आई रियली लाइक इट, थैंक्स फॉर अपलोडिंग। थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल, आपको अच्छी लगी, मुझे खुशी हुई। आज के एपिसोड देख लें, आज के नावल पे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि आपको कैसा लगा आज का नावल। देन अरहम उस्मान कह रहे हैं सारी रीडर्स में आपकी आवाज़ बहुत अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव इमोशनल है, थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छी लगी, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का नावल आपको कैसा लगा। हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया आप पे, थैंक यू वेरी मच हारिस खान। अगेन हारिस खान ने लाइक किया, अगेन लाइक किया, थैंक यू वेरी मच हारिस खान। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का नावल अच्छा लगा होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। इसके अलावा मेरे बहुत से लिस्टर्स गायब हो चुके हैं, मोहम्मद तुफ़ैल भी नहीं है, सीमा भी नहीं है और भी बहुत से मेरे लिसनर्स हैं जो कि गायब हैं। तो जल्दी जल्दी सब वापस आ जाओ, मास भी नहीं है, तो आप सब की वापसी का मैं इंतज़ार करूँगी। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज का नावल आप लोगों को कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। इसके अलावा जिसे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है जी, तब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।